देखिएगा, आज की जो हमारी क्लास रहेगी BSOG 171 के हम लोग सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को करने वाले हैं। और खास तौर से बता दूं, इस वीडियो को अगर आप लोग देखेंगे तो आपका एग्जाम 100% अच्छा ही जाएगा और कोई भी क्वेश्चन भाई मेरे आपसे छूटेगा नहीं, क्योंकि BSOG 171 का जो एग्जाम होगा वो 100 नंबर का होगा। 3 घंटे का पेपर, एग्जाम में 10 क्वेश्चन आते हैं। 10 में से आपको 5 क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। जितना मैं पढ़ा रहा हूं इसी को पढ़ के चले जाइएगा, एग्जाम आपका अच्छा ही जाएगा। क्वेश्चन भी आपको यही सारे मिलने वाले हैं। तो हम लोग जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट चैप्टर है उसी को मैं आपको बताने वाला हूं। तो देखिएगा, पहला क्वेश्चन जो मैं आपको बताने वाला हूं, देखिएगा भाई मेरे, जाति की संकल्पना की परिभाषा दीजिए और इसके लक्षण बताइए। यानी जाति को लेकर के आपको एग्जाम में भाई मेरे क्वेश्चन जरूर पूछा जा सकता है। जैसे क्वेश्चन पहले भी आ चुका, जो मैं आपको पहला क्वेश्चन बता रहा हूं, भाई जाति की संकल्पना क्या, जाति क्या, इसकी परिभाषा बतानी है और इसके लक्षण बताने हैं। देखो, अगर हम लोग बात करें जाति की, यानी कॉन्सेप्ट ऑफ कास्ट, देखो जाति जो है भारतीय समाज में बहुत पुरानी है और सामाजिक व्यवस्था है। भाई आप सबको पता होगा कि भारत में जो जाति है एक सामाजिक व्यवस्था है और बहुत लंबे समय से कह सकते भाई मेरे भारत में जो जाति है, जाति जो होती भाई मेरे जन्म के आधार पर अस्थाई होती है। देखा होगा ना कि भाई मेरे हम लोग जब जन्म लेते हैं तभी से हमारी कोई ना कोई जाति बन जाती है ना। तो जाति कैसी होती है, तो भाई मेरे जाति जो होती है वह जन्म के आधार पर होती है कि भाई अगर आपने ब्राह्मण के यहाँ जन्म ले लिया तो आप ब्राह्मण हो गए, वैश्य के यहाँ पर जन्म लिया तो वैश्य हो गए, शूद्र के यहाँ पर जन्म लिया तो शूद्र हो गए। भाई जाति में यही तो होता ना कि भाई किसी ने यादव के यहाँ पर जन्म ले लिया तो यादव हो जाएगा, ठीक है, या ठाकुर के यहाँ पर जन्म लिया तो ठाकुर। तो जाति किसके आधार पर होती है भाई, जन्म के आधार पर जाति बनती है। व्यक्ति जिसमें जन्म लेता है पूरा जीवन उसी जाति से जुड़ा रहता है। भाई मेरे मान लीजिए आपने जिस जाति में जन्म लिया है, पूरा जीवन भाई मेरे आप उसी जाति के रहेंगे ना। जैसे भाई कोई ब्राह्मण है तो पूरा जन्म भाई ब्राह्मण जाति में ही रहेगा। जाति जो है वो जाति नहीं बोलते ना कि भाई जाति जो है जन्म के आधार पर होती है। जाति को आप बदल नहीं सकते, दूसरी चीजों को तो बदला जा सकता है, लेकिन भारत में जो जाति की जो जड़ें हैं बहुत गहरी हैं। जाति के आधार पर तो भाई मेरे भेदभाव सारी चीजें होती हैं। जाति मुख्यतः, जाति जो होती है सांस्कृतिक, धार्मिक, आर्थिक और सामाजिक मानदंडों को, भाई जाति के आधार पर हमारा संस्कृति होता है, हमारा धर्म होता है, जाति के आधार पर समाज भी बटा होता है। तो जाति जो है वो धर्म को, समाज को, अर्थव्यवस्था को, सभी को कंट्रोल करती है। समाज शास्त्रियों की दृष्टि से जाति क्या है, जाति एक बंद सामाजिक स्तर है जहां सामाजिक गतिशीलता सीमित है। यानी जाति में क्या होता भाई मेरे, आप जिस जाति से हैं उस जाति में रहेंगे, जाति से बाहर आप जा नहीं सकते हैं। और भाई मेरे जिस व्यक्ति ने जिस जाति में जन्म ले लिया है वह उसी जाति का माना जाएगा, पूरे जीवन उसी जाति में रहेंगे। अब जाति क्या है भाई मेरे, जाति वह सामाजिक समूह है। क्या बोलोगे, जाति वह सामाजिक समूह है जिसमें व्यक्ति अगर कोई जन्म लेता है तो भाई जाति के आधार पर आपका पेशा हो सकता है। देखा होगा ना कि भाई किसी ने कुम्हार के यहाँ पर जन्म लिया, हो सकता हो मिट्टी के बर्तन बनाने का काम करे, सुनार के यहाँ पर जन्म लिया है तो सोने का काम। जाति के आधार पर देखोगे तो हमारे यहाँ पर पेशे भी होते हैं। देखा होगा ना पेशा, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सिंपल सा होता कि यानी आपकी जो कास्ट है, कास्ट के आधार पर ही आप देखोगे तो वहां पर सारी चीजें होती ना। जाति के आधार पर हमारा पेशा भी होता है, हमारा कल्चर भी होता है, ठीक है, सारी चीजें, खान पान हो गया, कल्चर हो गया, पहनावा हो गया, रीति रिवाज हो गया, भोजन हो गया, ये सारी चीजें जाति के आधार पर ही तो बटी होती हैं। और देखा होगा भाई मैंने जाति के अंदर ही तो विवाह करते, देखा होगा ना, ब्राह्मण ब्राह्मण के यहाँ पर शादी करेगा, वैश्य वैश्य, तो जाति में शादी होता है। और जाति के बाहर तो भाई लोग शादी भी नहीं करते, अब कर रहे ना। तो जाति क्या है, जाति के अंदर ही शादी होती है। जाति के आधार पर आपका खान पान, पहनावा, रीति रिवाज, पूजा पद्धति यह भी बटी होती ना भाई जाति के आधार पर। तो जाति के लक्षण क्या है भाई, जाति पहली बात जन्म के आधार पर डिसाइड होती है। जाति जो है जन्म से डिसाइड है, जन्म से कोई व्यक्ति बाद में जाति को नहीं चुन सकता है। जाति चुनने का जो है वो आप नहीं चुन सकते हैं। जाति जन्म के समय जो बन गई वही रहेगी, वो कभी बदल नहीं सकती है। जन्म के आधार पर जाति बनती है। दूसरा क्या है, अंतर विवाह की प्रथा होती है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने जाति में ही शादी करने की अनुमति है। देखा भाई ना, हम लोग अपनी जाति में तो शादी करते हैं,
अन्य जातियों के साथ विवाह करोगे तो समाज उसको जल्दी से मानेगा नहीं। भाई आज तो लोग करते हैं, दूसरी जाति में शादियां करते हैं, लेकिन अगर हम लोग जाति की बात करें तो अंतर विवाह की प्रथा होती। भारत में देखोगे ना, हमारे यहाँ देश में जो जाति व्यवस्था है उसमें क्या होता भाई, अपनी ही तो जाति में लोग शादी करते हैं। तो जाति व्यवस्था में हमको देखने को मिलता है कि भाई हर कोई व्यक्ति अपनी ही कास्ट में, अपनी ही जाति में शादी करता, जाति में भी होता है। दूसरा, पदानुक्रम और श्रेणी। भाई जाति में क्या होता, कुछ जातियां ऊंची होती है, कुछ जातियां नीची होती है। जातियों में बहुत ज्यादा भेदभाव है, ऊंच नीच भी होता है। जैसे सामाजिक समानता, अवसर, सारी चीजें जातियों के अनुसार बटी होती। देखा होगा ना कि हमारे समाज में भाई मेरे कुछ ऊंची जातियां हैं, कुछ नीची जातियां। देखा होगा ना, जैसे ब्राह्मण क्षत्रिय जो है अपर कास्ट ऊंची जातियां हैं, उसी प्रकार से देखोगे जो शूद्र हैं या जो अन्य जातियां SC ST उनको क्या निम्न जाति। भाई कोई बुरा मत मानिएगा, मैं सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं, ठीक है। तो जातियों में क्या होता, कुछ जातियां ऊंची होती, कुछ जातियां नीची होती हैं। जातियों के आधार पर लोग भाई मेरे पेशा भी चुनते हैं ना। जैसे ब्राह्मण है तो भाई, जैसे मेरे कोई व्यक्ति ब्राह्मण जाति का है तो भाई मेरे पूजा करवाएगा, पूजा पाठ करवाने लग जाते ब्राह्मण जाति। देखा होगा क्षत्रिय जाति के लोग जो होते हैं वो कह सकते कि भाई मेरे सेना उन्हें में जाते हैं, या वैश्य जाति के लोग भाई मेरे व्यापार करते हैं। शूद्र जाति के लोग भाई मेरे सेवा। भाई अगर आप देखोगे तो भारत में जाति के आधार पर आप अपना काम भी चुन ले। जिसकी जो जाति होती है उसी प्रकार का क्या करता है भाई, काम भी तो करता है, व्यवसाय भी तो करता है। देखा होगा ना, जाति के आधार पर ही हमारा क्या होता, व्यवसाय, काम धंधा भी तो हमारा जाति के आधार पर ही तो होता भाई मेरे। देखोगे ना, जैसे कुम्हार है तो भाई कुम्हार जाति के जो लोग होते हैं, देखा नहीं, मिट्टी का काम कर रहे हैं। लुहार जाति के लोग देखा होगा भाई वो लोहे का काम करते हैं, ठीक है। तो जातियों के आधार पर हमारा जो काम है, हमारा जो पेशा, जो रोजी रोटी है, वह भी तो डिसाइड होती जाति के आधार पर। अगला क्या है, सामाजिक व्यवहार और प्रतिबंध भी। देखो अगर आप देखोगे भाई हर कोई खान पान, बैठना, उठना बैठना भी तो जाति के आधार पर होता है। देखा होगा ना भाई ब्राह्मण के यहाँ पर खान पीन करते, उनके साथ उठते बैठते हैं। देखोगे जातियों में छुआछूत भी होता है। जातियों के आधार पर हमारे रीति रिवाज, हमारे स्थान भी अलग अलग बटे होते हैं ना। उच्च जाति के लोग निम्न जाति लोगों के साथ दूरी बना करके रखते हैं। देखा होगा ना, तो जाति व्यवस्था में क्या होता कि जो ऊंची जाति के लोग हैं वो निम्न समझी जाने वाली जातियों से हमेशा डिस्टेंस यानी भाई मेरे दूरी बना करके चलते। यह भी तो जाति में देखने को मिलता है। जाति व्यवस्था में संस्कृति भी समान होती है। जिसे अगर आप देखोगे एक जाति के लोगों की सामाजिक संस्कृति, पूजा पाठ लगभग एक होगा। प्रत्येक जाति में अपनी परंपरा होती है, सबके अपने अपने रीति रिवाज होते हैं। हर जाति का अपना देवता होता है, खान पान होता है, उपासनाएं होती हैं। भाई जाति के आधार पर लोगों का परंपरा, रीति रिवाज, देवी देवता, खान पान भी एक ही हो सकता है। देखोगे ना कि जिस जाति के जो लोग होते हैं उसी प्रकार से उनका कल्चर भी होता है, वो भी चीजें होती हैं। अगला क्या है, जाति सीमित सामाजिक गतिशीलता है। भाई जाति जो है समाज को कई बार आगे बढ़ने नहीं देती है, क्योंकि जाति के कारण कह सकते हैं समाज में बहुत ज्यादा भेदभाव है। उच्च जातियों को हम अपर कास्ट क्लास बोलते हैं, निम्न जातियों को, यानी जाति में देखोगे ना व्यक्ति का संबंध जन्म से निश्चित। भाई जिस जाति में जन्म लोगे उसी जाति में रहोगे। उसी प्रकार से जाति के आधार पर भेदभाव भी होता है। जाति के आधार पर हो सकता है कि आपको आगे बढ़ने का मौका मिले ना मिले, तो ये होता है। दूसरा क्या, पंचायती राज संगठन। जातियों के आधार पर अगर आप देखोगे तो हमारे यहाँ पर आरक्षण भी मिलता है। ये भी चीज आपको पता है ना, क्योंकि यह मिलना क्या है, बहुत ज्यादा जरूरी है। जाति के आधार पर जब भेदभाव होता है उसी प्रकार से जाति के आधार पर लोगों को रिजर्वेशन, आरक्षण भी मिलता है ताकि उनको आगे बढ़ने का मौका मिले। समाज में जो जाति व्यवस्था है या लोगों में दूरी बनाने का काम करती है। आज हमारा भारतीय समाज में जो तमाम समस्याएं हैं, हो सकता है वह जाति व्यवस्था के कारण ही हो। तो जाति जो है वो ये जन्म के आधार पर डिसाइड हो जाती है। भाई जाति में क्या होता है, हर कोई व्यक्ति अपनी जाति में शादी विवाह करता है। जातियों में क्या होता, कुछ जातियां अपर क्लास की होती हैं, कुछ लोअर क्लास यानी कुछ ऊंची जातियां होती हैं, कुछ निम्न समझी जाने वाली जातियां होती ना। तो जाति क्या है, निष्कर्ष कैसे लिखोगे, किसी भी क्वेश्चन का निष्कर्ष लिखना तो जरूरी है। जाति व्यवस्था जो है भारतीय समाज में एक सामाजिक सच्चाई है। जाति जन्म से भी होती है, जाति का प्रभाव विवाह पर पड़ता है। जातियां कुछ ऊंची नीची भी हो सकती हैं। जाति के आधार पर लोग अपना काम भी चुनते हैं। यद्यपि आज के समय में भी भारत में जाति व्यवस्था बहुत कठोर है। आज तो कह सकते भाई जातियां थोड़ी टूट रही हैं, आज भेदभाव कम हो गया है, लेकिन फिर भी कह सकते कि भारत में जो जाति व्यवस्था की जड़ें हैं वह आज भी हमको गहरी दिखाई देती हैं। भारत में अगर आप देखोगे तो जाति के आधार पर भेदभाव
और जाति के आधार पर छुआछूत, ये चीजें आज भी विद्यमान है, आज भी हमारे समाज से खत्म नहीं हो पाई। समाज मॉडर्न जरूर हो गया है, लेकिन आज भी जाति की जो जड़ें हैं वो गहराई के साथ कह सकते हैं कि भारतीय समाज में जुड़ी हुई हम लोगों को देखने को मिलती हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है भाई मेरे, जाति और वर्ग के संबंधों को उजागर कीजिए। भाई जाति और वर्ग क्या है? जाति तो मैंने आपको बता दिया, वर्ग क्या होता है? वर्ग का मतलब होता है कि जैसे अगर आप देखोगे व्यापारी वर्ग है, किसान वर्ग है, मजदूर वर्ग है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं भाई मेरे? वर्ग बोलते हैं। वर्ग मतलब होता है क्लास। वर्ग का मतलब, वर्ग को हम लोग क्या बोलते हैं भाई मेरे? क्लास। जैसे हो सकता है कि वर्ग को आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे किसान वर्ग है, मैंने बताया ना, किसानों का एक वर्ग होता है, ठीक है, और जैसे मजदूरों का एक वर्ग है, व्यापारियों का एक वर्ग है, ये इसी को हम लोग बोलते हैं भाई वर्ग। और जाति तो आपको पता है कि जाति जन्म के आधार पर होती है, ठीक है। चलिए देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जाति और वर्ग आ सकता है। देखिएगा, जाति को हम लोग बोलते हैं भाई मेरे कास्ट, और वर्ग होती क्लास। दोनों चीजें सामाजिक स्तर को डिसाइड करती, जाति और वर्ग। भारत में जाति व्यवस्था जो है वो जन्म के आधार पर बटी हुई है, ठीक है, जबकि जो वर्ग होता है, वर्ग यानी क्लास जो होती है वो आधुनिक होती है और आर्थिक प्रणाली की व्यवस्था है। वर्ग जो है कह सकते हैं भाई आर्थिक आधार पर होता है, और जो जाति है जन्म के आधार पर होती है। यद्यपि दोनों में कई अंतर है भाई, अगर आप देखोगे जाति और वर्ग में बहुत अंतर है, परंतु भारतीय समाज में जाति और वर्ग जो है एक दूसरे को काफी प्रभावित करते हैं। देखा होगा ना भाई, हमारे समाज में क्या है कि भाई मेरे, जो व्यक्ति जिस जाति का होता है उसी प्रकार के काम भी करता होगा। देखा, मैंने आपको बताया ना कि जैसे भाई मान लो कि अगर कोई जैसे मान लीजिए कोई सुनार है, तो भाई सोने का काम कर रहा है ना, काम भी वैसे करने लग जाता है। अगर कोई लुहार है तो लोहे वोहे का काम करने लग जाता है। अगर कोई बढ़ई है तो कह सकते हो कि दरवाजे और वजह बनाने लग जाएगा। तो भारत में जो जाति है वह वर्ग से भी जुड़ी हुई है, ठीक है, हमको देखने को मिलता है, क्योंकि भारत में जाति और वर्ग के बीच में संबंध निकट है। जाति और वर्ग का क्या संबंध है? वर्ग संरचना पर जाति का प्रभाव है। भारत में अगर आप लोग देखेंगे तो प्रत्येक पारंपरिक वर्ग की जाति का कोई कोई पेशा होता ना। देखा होगा ना कि भारत में क्या देखने को मिलेगा कि जातियों के अलग अलग काम भी बटे होते हैं, यानी पेशा भी उसी प्रकार से होता है। जाति का पेशा उच्च आय अधिक स्रोत और उच्च वर्ग में आने लगती, जबकि निम्न आय वाले निम्न जाति में शामिल रही हैं। देखो भारत में क्या है, जो उच्च जातियां हैं उनके पास पैसा ज्यादा होगा, जो निम्न जाति के लोग हैं उनके पास भाई मेरे पैसा कम होता है। जाति ने वर्ग की स्थिति को निर्धारित किया है। भाई जो जाति है, जाति के आधार पर वर्ग भी डिसाइड होता ना। जिसे मैंने आपको बताया ना कि भाई मान लीजिए कि आप बढ़ई जाति के हैं, तो आप लकड़ी का काम कर रहे हैं, तो इससे यानी आपकी जाति से वर्ग बन गया, ठीक है। वर्ग मतलब कह सकते हो कि क्लास, यानी काम आप जो कर रहे हैं, ठीक है। अगला क्या, जाति वर्ग क्या करता? आर्थिक परिवर्तन से वर्ग की संभव है। देखो, व्यक्ति जिस जाति में जन्म लेता है, जन्म से जाति तय हो गई, लेकिन जीवन भर जिस काम को करता है वो वर्ग होगा। भाई जाति जन्म के आधार पर होती, जाति बदलेगी नहीं, लेकिन जो वर्ग है, जैसे कौन सा वर्ग है, जैसे धनी वर्ग है, वर्ग जो है आप बदल सकते हैं। भाई पढ़ लिख लिया गया तो पढ़े लिखे वर्ग में आ जाओगे, नौकरी चाकरी करने लग जाओगे तो नौकरी चाकरी। देखो मान लो एग्जांपल बताऊं, जैसे भाई मान लीजिए एक दलित व्यक्ति है, तो अपनी जाति को कभी नहीं बदल पाएगा, लेकिन वो पढ़ लिख करके हो सकता है टीचर बन जाए, टीचर के वर्ग में आ जाए। व्यापार करने तो व्यापारिक वर्ग हो सकता है। तो भाई मेरे जाति जो है हमेशा सेम रहेगी, नहीं बदलेगी, लेकिन वर्ग को हम बदल सकते हैं। जैसे भाई मान लीजिए कि मैं एक व्यक्ति हूं, ठीक है, मैं मान लीजिए कि मैं ब्राह्मण हूं, ठीक है, मैं मान लीजिए कि अगर व्यापारी काम करने लग जाऊं, व्यापार करने, तो मैं एक व्यापारिक वर्ग में आ जाऊंगा। इसलिए आधुनिक समाज में जो जाति है और जो जाति होती है, जाति नहीं बदलती है, लेकिन वर्ग को आप बदल सकते, क्लास को आप बदल सकते। कैसे? भाई आप काम करने लग जाओगे तो आप उसी वर्ग में शामिल हो जाओगे। औद्योगिकरण और शहरीकरण से संबंध है। देखो, जैसे जैसे उद्योग धंधे लगे, वैसे वैसे व्यवसाय जन्म के आधार पर तय न होकर के योग्यता। आज देखते नहीं भाई मेरे, आज जन्म के आधार पर आपको कोई काम नहीं मिलेगा, बल्कि योग्यता तो आपको काम मिलेगा, समझ रहे हो। आज जो भाई मेरे क्या है, जाति के आधार पर लोग काम नहीं कर रहे हैं। जैसे अच्छा एक बात बताइए, जैसे भाई मान लीजिए बाल काटने का काम है, तो नाई का काम होता था ना। इसका मतलब ये नहीं है कि नाई ही बाल काटता, भाई तो बाल तो कोई भी काट सकता है, समझ रहे। तो अब जो है
पहले जो होते थे भाई मेरे, जन्म के आधार पर काम लोग करते थे, लेकिन अब योग्यता अगर आप में है तभी आप करेंगे। जाति आधारित जो पहले अर्थव्यवस्था थी कमजोर है, अब वर्ग आधारित अर्थव्यवस्था है। पहले भाई आप जिस जाति में जन्म लेते थे उसी प्रकार के काम करते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अगर आप में, मान लीजिए अगर आप में वो टैलेंट है तभी वो काम को करोगे, समझ रहे हैं। वर्ग व्यवस्था जाति के कठोर नियमों को कम करती है। देखो भाई, जाति तो कभी बदलेगी नहीं, सेम रहेगी, लेकिन वर्ग के जरिए, जैसे आप पढ़ लिख गए, आपको नौकरी मिल गई, तो हो सकता कि आप अमीर वर्ग में आ जाएं, तो वर्ग बदला जा सकता, जाति नहीं बदलेगी। राजनीतिक भागीदारी जाति के बंधनों को कम करती है। शहरों में देखा होगा ना कि भाई शहरों में जाति थोड़ी कमजोर पड़ती, क्यों पड़ती है? क्योंकि यहां पर लोग काम करते रहते ना। जैसे भाई मान लीजिए कि एक व्यक्ति दलित जाति का पढ़ लिख करके टीचर बन गया, तो वो टीचर क्लास में आ गया ना, अमीर वर्ग में आ गया, तो जो वर्ग होता है वो जाति व्यवस्था को क्या कमजोर करता है। जाति और वर्ग में परस्पर रूपांतरण है। उच्च जाति प्राय आर्थिक रूप से उच्च वर्ग के में होती है। उच्च जाति देखते हैं ना, जो उच्च जाति के लोग हैं उसमें खास तौर से देखोगे ज्यादातर अमीर होते हैं। दूसरा, पिछड़ी जाति दलित जाति के जो लोग होते हैं ज्यादातर गरीब होते हैं, निम्न वर्ग के होते हैं। लेकिन देखते हैं ना, इसीलिए तो आरक्षण मिलता है। देखा होगा ना भाई, आज आरक्षण के जरिए, शिक्षा के जरिए देखोगे तो जो निम्न जाति यानी निम्न जाति के लोग हैं वो उच्च वर्ग में या अमीर वर्ग में आ रहे हैं ना, यही तो बता रहा। यानी कह सकते भाई मेरे, ज्यादातर यही होता कि जो ऊंची जाति के लोग होते हैं उनके पास वो आर्थिक रूप से पैसे से मजबूत भी होते हैं। लेकिन देखा होगा जो दलित जाति है, जो आदिवासी है, एससी है, एसटी, ओबीसी हैं, उनके पास तो पैसा भी कम होता है, इसलिए वो निम्न वर्ग गरीब वर्ग में आते हैं। लेकिन आजकल कह सकते आरक्षण है, नौकरी के कारण आज अर्थव्यवस्था खुल गई है, तो निम्न जाति के लोग भी कह सकते हो कि खास तौर से अमीर वर्ग में शामिल हो सकते हैं। समझ गए। राजनीति में जाति और वर्ग दोनों का उपयोग, भाई आप देखते नहीं राजनीति में जो नेता होते हैं जाति का तो प्रयोग खूब करते हैं भाई। इस जाति जिस देखा होगा ना, ये ज्यादातर हमारे यहाँ पर लोग जो वोट देते हैं जाति ही देख करके देते हैं ना। वर्ग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आज देखो जब इलेक्शन होता, चुनाव होता, तो वहां पर बोलते ना किसान वर्ग, किसानों के लिए वोट मांगते लोग, मजदूरों के लिए वोट मांगते, देखा होगा ना। वर्ग क्या है? वर्ग जैसे किसानों का एक किसान वर्ग है, विद्यार्थी वर्ग है यानी क्लास है, मजदूर वर्ग है, तो भाई इसी को बोल रहे हैं जाति और वर्ग। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। देखो जो नेता लोग होते हैं जाति के आधार पर भी वोट मांगता है, वर्ग के आधार पर भी वोट मांगता है। जाति के आधार पर जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र या दलितों के वोट मांग लेंगे, उसी प्रकार से जो राजनीतिक लोग, नेता लोग होते हैं वर्ग के आधार पर भी वोट मांगते हैं। जैसे बोलेंगे ना किसानों से वोट मांगेगा, जवानों से वोट मांगेगा, मजदूरों से वोट मांगेगा, व्यापारी वोट से वोट मांगेगा, तो ये वर्ग होता है। ठीक है, निष्कर्ष कैसे लिखोगे? जाति और वर्ग जो हैं दोनों समाज में होते हैं। जाति जन्म के आधार पर होती है, जाति को बदला नहीं जा सकता है, बल्कि जो वर्ग है, आप जो काम कर रहे हैं वो आर्थिक आधार पर होती है, वर्ग को बदला जा सकता है। ठीक है, जाति और वर्ग भारत में जुड़े हुए हैं। देखते भारत में जो व्यक्ति जिस जाति में जन्म लेता है उसी प्रकार के काम को भी करता है। तो वर्ग को आप बदल सकते हैं, लेकिन आप जाति को नहीं बदल सकते हैं। और जाति और वर्ग जो है, वर्ग मतलब तो भाई क्लास, वर्ग मतलब मैंने आपको बताया, एग्जांपल देकर बताओ वर्ग क्या है। जैसे आप जिस काम को करें उसी प्रकार से, जैसे अगर कोई पढ़ाता है तो वो टीचर वर्ग हो गया, जैसे किसान है तो किसान वर्ग, मजदूर है तो मजदूर। भाई वर्ग अलग है और जाति अलग है, लेकिन भारत में क्या होता है, जो यही तो रहा ना भाई, हमारे यहाँ पर जो जाति है वही वर्ग में बदल जाती है। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। ये भी क्वेश्चन भाई मेरे बहुत इंपॉर्टेंट है। जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूं इसको करके ही जाना, एक भी छोड़ना नहीं है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है भाई मेरे, तीसरा क्वेश्चन क्या रहेगा देखिएगा। नृजाति समूह से आप क्या समझते हैं, चर्चा कीजिए। ये नृजाति समूह बहुत इंपॉर्टेंट है भाई मेरे, एग्जाम में आपसे क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। नृजातीय समूह, नृजातीय समूह क्या होते हैं? नृजाति समूह ऐसे समूह है, ऐसा संगठन है, ऐसे लोग हैं जिनका सामाजिक सांस्कृतिक समूह होता है, जिनकी पहचान समान वंश, भाषा, संस्कृति, परंपरा, रीति रिवाज के आधार पर होती है, वही नृ। यानी देखो किसी भी वर्ग में जिनकी समान वंश परंपरा, जिनकी समान भाषा, जिनका समान कल्चर है, उसी को नृजातीय समूह। खास तौर से भाई मेरे भारत में जो आदिवासी हैं, देखा होगा ना कि भारत में जो आदिवासी होता है, आदिवासी जो वर्ग के लोग होते हैं उनको नृजातीय समूह बोला जाता है, क्योंकि आदिवासियों की भाषा एक जैसी होती है,
उनका खान पान थोड़ा अलग होता है, उनका रीति रिवाज थोड़ा अलग होता है। उन्हीं आदिवासी को हम लोग क्या कहते हैं भाई मेरे, नृय जाति बोलते हैं। यानी उनकी संस्कृति की खास पहचान होती है, उनकी उनका पहनावा, उठना बैठना, उनके पूजा पाठ, उनके देवी देवता थोड़े से अलग होते हैं। उन्हीं को हम लोग बोलते भाई मेरे नृय जाति। यानी आदिवासी जो लोग होते हैं ना, जैसे भील हैं, बंजारे हैं, ठीक है, ये आदिवासी है। नृय जातीय क्या होता है? नृय जातीय समूह व समुदाय है जिसमें लोग सांस्कृतिक समानताओं के आधार पर भाई यानी जिसमें लोग कल्चर के आधार पर एक दूसरे से जुड़े हैं, क्योंकि उनका सबका एक ही जैसा कल्चर है, एक ही जैसी पूजा पद्धति है, उस और स्वयं को समान पूर्वज के वंशज मानते हैं। यानी जो लोग अपना समान पूर्वज के वंशज मानते हैं उन्हीं को नृय जाति बोलते हैं। जैसे भारत में नागा हैं, संथाल हैं, भूटिया हैं, तमिल हैं, मराठी हैं, आदिवासी जो होते हैं इन्हीं को नृय जाति बोला जाता है। क्योंकि भाई मेरे जो जंगलों में निवास करते हैं उन्हीं को आदिवासी बोलते हैं। जो झारखंड है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, बंगाल है, या कह सकते हो कि असम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, यहीं पर देखोगे तो नृय जातीय समूह ज्यादातर रहते हैं। जो आदिवासी हैं उनका कल्चर अलग है, उनका खान पान अपना होता है, उनका देवी देवता भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, अपने होते हैं, उन्हीं को तो नृय जातीय बोला जाता है। जैसे नागा हैं, जैसे भूटिया हैं, जिसे मैंने बताया ना, इस प्रकार के लोग, मुर्मू जैसे हैं, देखोगे ना भारत की जो राष्ट्रपति जी हैं द्रौपदी मुर्मू, वह भी आदिवासी समुदाय से आती ना। तो आदिवासी जो समूह होता, समुदाय, आदिवासी जो लोग होते हैं उन्हीं को भाई हम लोग बोलते हैं नृय जातीय समूह। नृय जातीय समूह की क्या विशेषता है? जो नृय जातीय समूह की खासियत क्या है? इनका समान वंश परंपरा होती है। नृय जातीय समूह के लोग स्वयं को एक दूसरे का पूर्वज मानते हैं। यानी नृय जातीय समूह के जो लोग होते हैं स्वयं को भाई मेरे एक दूसरे को एक दूसरे का अपना पूर्वज मानते हैं। इनके संबंध जो है एक पहचान के आधार पर, नृय जातीय समूह जो के लोग होते हैं यानी आदिवासी होते हैं, इनका यानी वंश से एक पहचान होती है, यानी समान वंश परंपरा होती है। नृय जातीय समूहों की समान भाषा होती है। भाई मेरे जो नृय जातीय समूह के लोग होते हैं यानी जो आदिवासी होते हैं उनकी भाषा एक जैसी होती है, उनकी भाषा सबकी एक समान होगी, सबका विचार एक समान होगा, सबकी परंपरा रीति रिवाज एक समान होती है। नृय जातीय समूह की समान संस्कृति परंपरा होती है। जो नृय जातीय समूह होते हैं इनका खान पान एक जैसा होगा, इनका रहन सहन एक जैसा होगा, इनकी कपड़े लत्ते एक जैसे होंगे, इनका धार्मिक विश्वास एक जैसा होगा। यही तो नृय जातीय समूह होते हैं, यानी इनमें निरंतर एकजुटता रहती है। देखा होगा जैसे भील हैं, भील एक नृय जातीय समूह है, बंजारे हैं, क्या है ये सब नृय जातीय समूह है। भाई जितने भील होंगे उनका खान पान, पहनावा, रीति रिवाज सब अलग होगा, एक सबका एक जैसा होगा। जिसे बंजारे हैं वह भी नृय जातीय समूह है, एक प्रकार से कह सकते हो कि वो भी आदिवासी हैं। भाई उन सबका खान पान एक जैसा होगा। तो नृय जातीय जो समूह होते हैं उनका खान पान, पहनावा, पूजा पाठ, नाच गाना, धार्मिक चीजें एक जैसी होती है। नृय जातीय जो समूह होते हैं इनकी सामूहिक पहचान होती है। नृय जातीय समूह के जो लोग होते हैं इनके सदस्य हम भावना में जुड़े रहते हैं, वह अन्य समूहों से थोड़े अलग होते हैं। भाई आदिवासी जो समूह होता है, हर आदिवासी समूह एक दूसरे से थोड़ा अलग होता है, सभी अपनी पहचान पर गर्व करते हैं। जो नृय जातीय समूह होता है ना, क्षेत्रों के आधार पर बटे होते हैं। जिसे अगर आप देखोगे तो भारत के नागालैंड में नागा होते हैं, राजस्थान में मीणा होते हैं, ये सब क्या है नृय जातीय समूह है। मैंने बताया कि जैसे मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, और झारखंड हो गया, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, ये जो हमारे राज्य है यहीं पर तो भाई मेरे सबसे ज्यादा आदिवासी रहते हैं, उन्हीं को नृय जातीय समूह कहा जा रहा है। जो नृय जातीय समूह के लोग होते हैं इनका सामाजिक संगठन एक जैसा होता है। नृय जातीय समूह के लोगों का नियम कानून एक जैसा होता है, इनका नेतृत्व एक जैसा होता है। ये सभी लोग आपस में सामाजिक रूप से जुड़े होते हैं, ठीक है। नृय जातीय समूह के लोगों की संस्कृति एक जैसी होती है। नृय जातीय समूहों की अपनी एक भाषा होती है, अपना एक कल्चर होता है, उसकी रक्षा करने के लिए हमेशा लगे रहते हैं। नृय जातीय समूह के जो लोग होते हैं अपनी पहचान की राजनीति करते हैं। देखो पहचान की राजनीति का मतलब है कि नृय जातीय समूह के जो लोग हैं अपना पहचान बनाए रखना चाहते हैं, आंदोलन करते रहते हैं, मांगे करते हैं, ठीक है। ये नृय जातीय समूह के लोग होते हैं। नृय जातीय समूह और समाज क्या है? देखो नृय जातीय समूह के लोग जो है समाज का एक महत्वपूर्ण घटक है। देखो आप सबको पता होगा कि भारत में अलग अलग संस्कृति के लोग तो भाई मेरे रहते हैं। भारतीय जो संस्कृति एक महान संस्कृति है।
भारतीय संस्कृति में देखोगे तो आदान प्रदान होता ही रहता है, और भारतीय संस्कृति में तो भाई बहुलतावाद है, अलग अलग कल्चर के लोग हैं। तो भारतीय संस्कृति में निर्जातीय समूह यानी निर्जातीय समूह वही है जिनकी एक जैसी भाषा है, कल्चर है, खान पान है, पहनावा सबका अलग अलग है। जैसे नागा हैं, बंजारे हैं, मुर्मू हैं। भाई मेरे जो आदिवासी लोग होते हैं इनकी जैसे एक आदिवासी ग्रुप है तो उनका सबका एक जैसा खान पान, बोली, भाषा, कल्चर, पहनावा एक जैसा होगा। उनके सबके अपने अलग अलग देवी देवता होते हैं, उनकी सबकी अपनी अलग अलग मान्यताएं होती हैं। इन्हीं को नृ जातीय समूह कहा जाता है, ठीक है। और ये आपस में जुड़े भी रहते हैं। और नृ जातीय समूह ज्यादातर जंगलों में रहते हैं, निवास करते हैं। नृ जातीय समूह यानी जो आदिवासी होते हैं भाई मेरे, ये जल, तीन चीजों के लिए काम करते हैं, जल, जंगल और जमीन। ये चाहते हैं तीनों चीजें हमेशा रहें, तभी तो भाई आदिवासी ज्यादातर कहां रहते हैं, जंगलों में निवास करते हैं ना। तो इनके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है ये जल जंगल जमीन की लड़ाई करते हैं, ताकि जल जंगल जमीन बना रहे। क्योंकि नृ जातीय समूह मतलब आदिवासी, ये इनका जैसे एक आदिवासी ग्रुप है, जैसे मैंने बोला ना, जैसे भील हैं, नागा हैं। तो जैसे नागा होंगे तो सभी नागाओं का एक जैसा कल्चर होगा, खान पान होगा, उनका पूजा पाठ एक जैसा होगा, उनका पहनावा एक जैसा होगा। उन्हीं को बोलते भाई मेरे नृ जातीय समूह बोला जाता है, जो खासतौर से आदिवासी जैसे मणिपुर में है, मिजोरम में है, नागालैंड में है, सिक्किम में है, यहाँ पर ये सारे नृ जातीय समूह रहते हैं, ठीक है। उनका एक नृ जाति जैसे भील हैं, बंजारे हैं, नागा हैं। जैसे नागा होंगे तो सभी नागाओं का खान पान पहनावा एक जैसा होगा। इसी को बोलते भाई मेरे आदिवासी को कह रहे हैं नृ जातीय समूह। और नृ जातीय समूह बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। चलिए अगला चैप्टर बताता हूं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है भाई मेरे, ये भी बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय सभ्यता के अध्ययन के विभिन्न दृष्टिकोण बताओ। कि भाई मेरे हम लोग भारतीय सभ्यता का अध्ययन कैसे कर सकते हैं। सभ्यता मतलब समझते हो, सभ्यता मतलब भाई खान पान, पहनावा, रीति रिवाज, पूजा पद्धति, इसी को बोलते भाई मेरे सभ्यता। तो भारतीय सभ्यता के अध्ययन के तरीके बताइए, दृष्टिकोण बताइए। और भारतीय सभ्यता को लेकर के एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा बीएसओजी 171 में। तो देखिएगा किसी भी क्वेश्चन की सबसे पहले हम लोग लिखते हैं भाई मेरे भूमिका, इंट्रोडक्शन लिखते हैं। तो ये यहाँ पर लिखा जैसे गया वैसे आपको एग्जाम में भी लिखना, क्योंकि सारे 20 नंबर के क्वेश्चन आएंगे और उसके लिए 4 पन्ने लिख रहे हैं। तो क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, मैं आपको करा रहा हूं। क्या क्वेश्चन देखो क्या है कि भारतीय सभ्यता के अध्ययन के विभिन्न विभिन्न दृष्टिकोण बताइए। तो भाई भारत की जो सभ्यता है वो बहुत पुरानी है, बहुलतावादी है और अलग अलग विविधताओं से भरी हुई है। भारत की सभ्यता हजारों साल पुरानी है। भारतीय सभ्यता का जब हम अध्ययन करते हैं तो यह समाजशास्त्री, मानव शास्त्री, पुरातात्विक, इतिहासकार सभी तरीके से हम लोग भारतीय सभ्यता को समझने का प्रयास करते हैं। भारतीय जो सभ्यता है यह इसका जो कैसे विकास हुआ, इसकी संरचना कैसे हुई, भारतीय सभ्यता में धर्म क्या है, कला क्या, अर्थव्यवस्था क्या है और सामाजिक संबंध क्या है, इसके आधार पर भाई मेरे हम लोग भारतीय सभ्यता को समझ सकते हैं। भारतीय सभ्यता का अध्ययन कैसे कर सकते हैं, यानी उसकी स्टडी कैसे करें कि हम लोग भारतीय सभ्यता को कैसे समझे, जानने का कौन कौन से तरीका है। तो भाई भारतीय सभ्यता को जानने का पहला तरीका है ऐतिहासिक दृष्टिकोण। देखो ऐतिहासिक दृष्टिकोण ये बताता कि आप भारतीय सभ्यता के इतिहास को पढ़ करके भारतीय सभ्यता को जान सकते हैं। ऐतिहासिक दृष्टिकोण जो है भारतीय सभ्यता के अध्ययन को बताता है कि भारतीय सभ्यता का इतिहास क्या है, भारतीय सभ्यता की शुरुआत कैसे हुई। जैसे भारतीय जो सभ्यता हो भाई मेरे सिंधु घाटी सभ्यता से शुरू हुई, और वैदिक सभ्यता, मौर्य काल, गुप्त काल आदि चीजों को पढ़ करके हम लोग भारतीय सभ्यता को जान सकते भाई ना। ऐतिहासिक दृष्टिकोण मतलब हिस्ट्री पढ़ के, हिस्टोरिकल चीजों को पढ़ करके हम भारतीय सभ्यता को जान सकते हैं ना। भाई सिंधु घाटी सभ्यता कैसे थी, वैदिक काल कैसे था, मौर्य काल कैसे था, गुप्त काल कैसे था, इन चीजों को समझ करके हम लोग क्या कर सकते हैं भाई मेरे भारतीय सभ्यता को समझ सकते हैं। तो भारतीय सभ्यता के अध्ययन का पहला दृष्टिकोण है भाई मेरे ऐतिहासिक दृष्टिकोण, ठीक है। दूसरा होता भाई मेरे भारतीय सभ्यता को जानने का है पुरातात्विक दृष्टिकोण। पुरातात्विक का मतलब भारतीय सभ्यता का अध्ययन करने के लिए भाई मेरे जो खुदाई होती है, देखो ना हड़प्पा मोहनजोदड़ो की खुदाई हुई ना, उससे भाई मेरे जो अवशेष मिले हैं, जो चीजें मिली हैं, उससे भी हम लोग भारतीय सभ्यता को समझ सकते हैं कि भारत का कल्चर कैसा है, भारतीय सभ्यता में लोगों का खान पान, पहनावा, रीति रिवाज, पूजा पद्धति, नाच गाना कैसे था। तो भारतीय सभ्यता को इस यानी अध्ययन करने का दूसरा तरीका क्या है, पुरातात्विक स्रोत।
यानी जैसे खुदाई करने से जो चीजें मिलती हैं, खोदने से जैसे मिट्टी के बर्तन मिलते हैं, धातुएं मिलती हैं, मोहरें मिलती हैं, भवन मिलते हैं, टूटे फूटे घर मिलते हैं, ये सारी चीजें भी हमें भारतीय सभ्यता के अध्ययन को बताती हैं। जैसे आप सबको पता है भाई, मोहनजोदड़ो है, हड़प्पा है, लोथल है, कालीबंगा है, इनकी खुदाई हुई है और खुदाई से जो चीजें प्राप्त हुई हैं वो सारे उसी वही तो पुरातात्विक स्रोत हैं। तो पुरातात्विक स्रोत भी कह सकते हैं कि भारतीय सभ्यता के अध्ययन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं। जैसे भारत की भौतिक संस्कृति कैसी थी, भारत में लोग कैसे रहते थे, कैसे घर बनाते थे, कैसे मिट्टी के बर्तन बनाते थे, कौन सा काम करते थे, तो खुदाई के जरिए जैसे हड़प्पा सभ्यता की खुदाई, मोहनजोदड़ो की खुदाई, लोथल, कालीबंगा, यहाँ पर खुदाई से जो जो चीजें प्राप्त हुई हैं, वो खुदाई वाली जो चीजें मिली हैं उनसे भी हम लोग भाई मेरे भारतीय सभ्यता को समझ सकते हैं कि भारत की सभ्यता संस्कृति कैसी थी। भारतीय सभ्यता का अध्ययन का तीसरा दृष्टिकोण है भाई मेरे साहित्यिक दृष्टिकोण। साहित्यिक दृष्टिकोण का मतलब भारतीय सभ्यता को लेकर के जो किताबें लिखी गई हैं, जैसे वेद हैं, पुराण है, महाभारत है, रामायण है, इन इन ग्रंथों को पढ़ करके भी हम लोग भारतीय सभ्यता संस्कृति को समझ सकते हैं। जैसे भाई भारतीय सभ्यता को समझने का तीसरा तरीका क्या है, साहित्यिक और वैदिक दृष्टिकोण, यानी कह सकते हो लिटरेचर पढ़ करके। जैसे अगर आप वेद पढ़ेंगे, पुराण पढ़ेंगे, उपनिषद पढ़ेंगे, रामायण पढ़ेंगे, महाभारत को समझेंगे, बौद्ध और जैन धर्म को समझेंगे तो आप भारतीय सभ्यता को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। तो साहित्यिक स्रोत भी जो है भारतीय सभ्यता के अध्ययन का बहुत इंपॉर्टेंट दृष्टिकोण है। जैसे भारत में धर्म कैसा है, भारत की सामाजिक व्यवस्था कैसे है, भारत में लोगों का उठना बैठना, उनका कल्चर कैसा है, तो भारतीय सभ्यता को, संस्कृति को समझने के लिए वेद, पुराण, उपनिषद, रामायण, महाभारत, इनका अगर हम अध्ययन करेंगे तो इनके जरिए भी हम लोग क्या कर सकते हैं, भारतीय सभ्यता के अध्ययन कर सकते हैं, उसको जान सकते हैं। ठीक है। भारतीय सभ्यता के अध्ययन का चौथा दृष्टिकोण है मानव शास्त्रीय दृष्टिकोण। भारतीय सभ्यता को जानने के लिए हम कैसे जान सकते हैं भारतीय सभ्यता को भाई, जैसे भारतीय सभ्यता में जाति है, वर्ग है, गोत्र है, विवाह परंपरा कैसे है, यहाँ पर चीजें कैसे, इसके जरिए भी भारतीय सभ्यता को समझ सकते हैं। भारतीय सभ्यता को जानने के लिए आपको जाति जाननी पड़ेगी, गोत्र क्या होता है, वंश क्या होता है, भारत में शादी विवाह कैसे होते हैं, भारत में लोक परंपराएं कैसे हैं, इनको भी जान करके हम भारतीय संस्कृति का अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है। पांचवा तरीका भाई समाज शास्त्रीय दृष्टिकोण। भारतीय सभ्यता को जानने के लिए क्या है, पांचवा दृष्टिकोण कौन सा है, समाज शास्त्रीय दृष्टिकोण है। यह दृष्टिकोण मानता कि भारतीय जो सभ्यता है, भारत की सामाजिक संरचना व्यवस्था, भाई भारत में जाति व्यवस्था को जान करके, परिवार को जान करके, गांव को जान करके, धर्म को जान करके हम भारतीय सभ्यता का अध्ययन कर सकते हैं। तो समाज शास्त्रीय दृष्टिकोण जो है वो भारतीय समाज कैसा है, इसमें कैसे परिवर्तन हुआ है, भारत में शहर कैसे बने हैं, और भारतीय सभ्यता को हम क्या कर सकते हैं, समाज शास्त्रीय दृष्टिकोण के जरिए भी हम भारतीय सभ्यता का क्या कर सकते हैं भाई मेरे, अध्ययन कर सकते हैं। सांस्कृतिक दृष्टिकोण, सांस्कृतिक दृष्टिकोण भी है जिसके जरिए आप भारतीय सभ्यता का अध्ययन कर सकते हैं। जैसे भारत में कला कैसी है, संगीत कैसा है, नाच गाना कैसा है, भारत में तीज त्योहार कैसे हैं, रीति रिवाज कैसे मनाए जाते हैं, यह भी ऐसे तरीके हैं जिनके जरिए हम लोग भारतीय सभ्यता का अध्ययन कर सकते हैं। भाई भारत में संगीत कैसा है, नाच गाना कैसा है, तीज त्योहार कैसे मनाए जाते हैं, यहाँ के रीति रिवाज कैसे हैं, कल्चर को भी समझ करके हम भारतीय सभ्यता का अध्ययन कर सकते हैं। भारत की संस्कृति को समझ के हम लोग क्या कर सकते हैं कि भारतीय सभ्यता का अध्ययन किया जा सकता है, यह भी एक अच्छा दृष्टिकोण है। अगला भाई मेरे तुलनात्मक दृष्टिकोण। भारतीय सभ्यता की तुलना हम किसी दूसरी सभ्यता से कर सकते हैं। जैसे भाई भारत में हड़प्पा सभ्यता थी, तो उसी के साथ साथ अगर आप देखोगे तो मिस्र की सभ्यता थी, मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, चीन की सभ्यता थी। तो भारतीय सभ्यता का किसी दूसरी सभ्यता के साथ कंपैरिजन करके, तुलना करके भी हम भारतीय सभ्यता का अध्ययन कर सकते हैं। जैसे भाई मैंने भारतीय सभ्यता का अध्ययन करने के लिए आप, जैसे भारत में हड़प्पा मोहनजोदड़ो की सभ्यता है, तो आप क्या कर सकते हैं, मेसोपोटामिया की सभ्यता के साथ जब आप इसकी तुलना करेंगे तो भारतीय सभ्यता का अध्ययन का एक दृष्टिकोण है, तुलना करके कर सकते हैं। आर्थिक एवं राजनीतिक दृष्टिकोण। भाई भारत की अर्थव्यवस्था जान करके, भारत की राजनीति जान करके भी हम लोग भारतीय सभ्यता का क्या कर सकते हैं, या भारतीय संस्कृति का अध्ययन कर सकते हैं। जैसे भारत में कृषि कैसे है, भारत में व्यापार कैसे है, भारत में उद्योग धंधे कैसे हैं, भारत में टैक्स सिस्टम कैसा है,
इन चीजों को समझ के भी हम लोग क्या कर सकते हैं, भारतीय सभ्यता का अध्ययन कर सकते हैं। भाई भारत में मौर्य काल, गुप्त काल, अंग्रेज या मुगल कैसे थे, वो भारत में आर्थिक राजनीतिक उन्होंने काम कैसे किया, इसको समझ करके भी हम भारतीय सभ्यता का अध्ययन कर सकते हैं। तो भारतीय सभ्यता के अध्ययन का कौन सा दृष्टिकोण है, आर्थिक। भारत में अर्थव्यवस्था कैसे है, भारत में कृषि कैसे है, व्यापार कैसे है, उद्योग कैसे है, ये सारी चीजें कैसे हो रही हैं, यह भी कह सकते हैं कि भारतीय सभ्यता के अध्ययन का एक बहुत बड़ा क्या भाई मेरे दृष्टिकोण है। निष्कर्ष कैसे लिखेंगे, भारतीय सभ्यता जो है बहुत बहुआयामी है। भारतीय सभ्यता का अध्ययन करने के लिए कई सारे तरीके हैं। भारतीय सभ्यता में जाति, धर्म, या कह सकते हैं भारतीय सभ्यता को जानने के लिए आप भाई भारत में शादी कैसे होती है, विवाह कैसे होता है, इन चीजों का अध्ययन करके आप भारतीय सभ्यता का अध्ययन कर सकते हैं। भारतीय सभ्यता केवल पुरानी नहीं है, बल्कि यह इसका इतिहास बहुत पुराना है। भारतीय सभ्यता के अध्ययन के लिए पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत, समाजशास्त्रीय स्रोत, सांस्कृतिक स्रोत, राजनीतिक और आर्थिक स्रोतों के जरिए कह सकते हैं भारतीय सभ्यता को समझा जा सकता है। भारतीय सभ्यता बहुत पुरानी है। भारत की सभ्यता में कई सारी सभ्यताएं मिली हुई हैं। भारतीय सभ्यता में अलग अलग जातियां हैं, अलग अलग वर्ग हैं, सबका अलग अलग पहनावा है, सबका अलग अलग खान पान है। इन चीजों को पढ़ करके, स्टडी करके हम लोग भारतीय सभ्यता को भी और बेहतर तरीके से जान सकते हैं और भारतीय सभ्यता का अध्ययन कर सकते हैं। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं भाई मेरे, इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बताता हूं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है भाई मेरे, ये भी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस टाइप का भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा। तो क्वेश्चन क्या रहेगा, भारत की राज्य विहीन समाज के अध्ययन बताओ। भाई भारत में राज्य विहीन समाज क्या है, देखो एक बात बताऊं भाई मेरे, प्राचीन काल में जब मनुष्य जंगलों में रहता था और शिकार करके अपना जीवन यापन करता था, उस समय कह सकते कोई राज्य नहीं था, न तो कोई समाज होता था। पहले जब मनुष्य धरती पर आया तो जंगलों में रहा, जंगलों में निवास किया, उस समय कोई भी राज्य नहीं होता, कोई भी स्टेट नहीं होता था, न तो सरकार होती थी, तो नियम कानून होते थे। इसी को बोलते भाई मेरे राज्य विहीन समाज। राज्य विहीन समाज यानी जब राज्य नहीं था, स्टेट नहीं था, सरकार नहीं थी, सोसाइटी नहीं थी, तो ऐसा समय कब था कि जब मनुष्य जंगलों में रहता था, जानवरों का शिकार करता था, उसी को खा पी करके जीवन यापन करता था। जैसे जैसे मनुष्य आगे बढ़ा, तरक्की किया, वैसे वैसे समाज बना, राज्य बना, सरकार बनी। ठीक है, तो पहले राज्य विहीन समाज क्या था कि भाई मेरे जब हम लोग जंगलों में रह करके शिकार करके और अपना जीवन यापन करते थे। देखिएगा इसका परिचय यानी इंट्रोडक्शन कैसे लिखेंगे, राज्य विहीन समाज क्या है, वह सामाजिक व्यवस्था है जिसमें औपचारिक सत्ता लिखित। भाई राज्य विहीन समाज का मतलब होता है कि ऐसा समय जब कोई राज्य नहीं था, कोई सरकार नहीं थी, कोई कानून नहीं था। ठीक है, सारी चीज, कोई भी राजनीतिक राज्य विहीन समाज का मतलब जब समाज में ना तो नेता थे, ना तो सरकार थी, ना तो राजा थे, कुछ नहीं होता था। और यानी जो व्यक्ति होता था वो जंगलों में रहता था, जंगलों में जानवरों का शिकार करता था, फल फूल जो मिलते थे उनको खा लेता था। यही है भाई मेरे राज्य विहीन समाज। जब यानी जब कह सकते ना तो कोई सरकार थी, ना तो कोई नियम कानून थे, ना तो आने जाने का कहीं रोक टोक था, और लोग जंगलों में रहते थे। जंगलों में ही कह सकते कि खाने पीने की चीजें मिलती थी, जानवरों को शिकार करके खाते थे। यही है भाई मेरे राज्य विहीन समाज। यानी जब व्यक्ति आदिवासी जब जंगलों में रह करके कह सकते आदि मानव का जीवन यापन करता था, वही है भाई मेरे राज्य विहीन समाज। यानी समाज तो था ही नहीं, राज्य तो था ही नहीं, राजा तो था ही नहीं, नियम कानून नहीं होते थे। तो देखेगा भारत में राज्य विहीन समाज के प्रमुख आयाम क्या है, राजनीतिक। भाई जब राज्य विहीन समाज था, ना तो कोई राजनीति होती थी। राज्य विहीन समाज में ना तो राजा होता था, ना तो शासन होता था, कुछ भी नहीं होता था। यानी राज्य विहीन समाज में जो सत्ता है किसी एक की नहीं होती थी, बल्कि सब में बटी रहती थी। राज्य विहीन समाज में जो सत्ता होती थी किसी एक की नहीं बल्कि बटी रहती थी। राज्य विहीन समाज में भाई मेरे क्या था, जब राज्य नहीं होता तो लोग सामूहिक ग्रुप में बैठ करके कोई डिसीजन निर्णय लेते थे, या जो बुजुर्ग लोग होते थे वही लोग कोई भी डिसीजन लेते थे राज्य विहीन समाज में। प्रथागत कानून परंपरा, भाई मेरे राज्य विहीन जब समाज था तो कोई लिखित नियम कानून नहीं होते थे, कोई परंपरा रीति रिवाज और कानून नहीं होते थे। कोई लड़ाई झगड़ा हो जाता था आपस में बातचीत करके लोग चीजों को करते थे। इस राज्य विहीन समाज में किसी को दंड नहीं दिया जाता था,
किसी को पनिशमेंट नहीं दिया। तो राजविहीन समाज में भाई मेरे क्या थे, कानून नहीं होते थे, परंपराएं नहीं होती थी। राजविहीन समाज में कोई भी लिखित नियम कानून नहीं होते हैं। राजविहीन समाज में कह सकते हो किसी को कानून के उल्लंघन पर सजा नहीं दी जाती थी, यानी लोग अपने सोच समझ के आधार पर काम करते थे। एक बात बता दूं भाई मेरे, राजविहीन समाज का मतलब है कि जब व्यक्ति जंगलों में रहता था, जानवर का शिकार करके अपना जीवन यापन करता था, वही राज्यविहीन समाज है। भाई मेरे, जब लोग जंगलों में रहते थे, जंगलों में कंदमूल फल खाते थे, जानवर का शिकार करके जीवन यापन करते थे, तो उस समय नियम कानून कुछ भी नहीं रहता था। उस समय ना तो नियम कानून थे, ना कुछ भी होता था। ठीक है, अगला क्या है, सामाजिक नियंत्रण की औपचारिक अनौपचारिक व्यवस्था थी। भाई राजविहीन जब समाज था, जब भाई मेरे लोग जंगलों में रहते थे, निवास करते थे, उस समय ना तो परिवार होता था, ना तो गांव होता था, ना तो जाति होती थी, ये कुछ एक सारी चीजें कुछ भी नहीं होती थी। ठीक है, जब लोग जंगलों में रहते थे, निवास करते थे, उस समय ना तो परिवार होते थे जैसे आज हैं, ना तो जाति होती थी, ना तो गांव होते थे, ना तो शहर होते थे। इस प्रकार की चीजें राजविहीन समाज में नहीं थी। राजविहीन समाज में समानता बहुत ज्यादा थी। देखो, जब लोग जंगलों में रहते थे, कंदमूल फल खा करके निवास करते थे और जानवर को मार करके खा लेते थे, ऐसे जब लोग रहते थे, तो भाई कह सकते कि समाज में ना तो कोई जाति थी, ना तो कोई वर्ग था। ना तो जाति के आधार पर वहां पर शोषण होता था, ना तो दमन होता था। राजविहीन समाज में सभी बराबर थे, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होता था, क्योंकि भाई जंगल में लोग रहते थे, कुछ मिला तो उसको मार के खा लिया, या फल फूल पत्ती वत्ती खा करके अपन अपना जीवन यापन करते थे। तो राजविहीन समाज में ना तो जाति थी, ना तो वर्ग था, ना ही कोई किसी का शोषण या दमन करता था। भाई जब समाज बना, जब सोसाइटी बनी, तभी तो लोगों का शोषण व दमन हुआ ना। राजविहीन समाज में तो जनजाति और ग्रामीण समुदाय की प्रधान, जब राजविहीन समाज था, जब राज्य नहीं होता था, तो लोग कह सकते भाई जंगलों में रहते थे आदिवासी रूप से। तो उस समय लोग जंगलों में रहते थे आदिवासी बनकर के, जैसे आज संथाल है, भील है, गोंड है, नागा है, आदिवासी जैसे आज रहते हैं, उसी प्रकार से कह सकते कि जब राज्य नहीं होता था, तो मानव समुदाय आदिवासी के रूप में अपना निवास करता था। राजविहीन समाज में कह सकते अर्थव्यवस्था और अर्थव्यवस्था कुछ नहीं होती थी। जब राजविहीन समाज था, तो उस समय कह सकते भाई मेरे खेती होती थी, दूसरा लोग जानवरों का शिकार करके, पशुओं को पाल करके अपना जीवन यापन करते थे राजविहीन समाज में। राजविहीन समाज में जो जमीन है किसी एक आदमी की नहीं होती थी। ठीक है, राजविहीन समाज में कह सकते जब लोग जंगलों में निवास करते थे ना, उस समय न कोई किसी सामान को खरीदता था, उस समय भाई पैसे नहीं होते थे। ठीक है, उस समय लोग खेती करते थे, जंगल में जानवरों का शिकार करते थे, पशुओं को चराते थे। जब राजविहीन समाज था, यानी जब लोग, राजविहीन समाज का मतलब समझते हो कि जब राज्य नहीं था, जब राजा नहीं थे, जब सरकार नहीं थी, प्रशासन उस समय कैसे था, तो भाई उस समय लोग जंगल में रहते थे, तो कोई खेती होती करते थे, शिकार उकार करते थे, यही सब तो करते थे। राजविहीन समाज में संघर्ष नहीं था। देखो भाई, जब राजविहीन समाज था, जब कोई राज्य नहीं था, न लोगों के परिवार होते थे, न वैसे आज के सब सारे घर होते थे, तो लड़ाई झगड़ा भी नहीं होता था। उस समय अगर कहीं लड़ाई झगड़ा हो जाता था, तो कोर्ट वोट नहीं होते, अदालत नहीं होती थी। उस समय जो बड़े बुजुर्ग होते थे, वही एक प्रकार से सुलह करवा देते थे, किसी को भी दंड नहीं दिया जाता था। भाई राजविहीन समाज में न तो कोर्ट है, ना अदालत है, कुछ होती नहीं थी, तो किसी को भी दंड नहीं दिया जाता था, किसी को सजा नहीं सुनाई जाती थी। राजविहीन समाज में क्या होता भाई मेरे, जादू टोना का प्रभाव खूब होता था। जादू टोना, इस प्रकार की झाड़ फूंक टोना टोटका राजविहीन समाज में खूब चलता था। क्योंकि भाई मेरे, जब राजविहीन समाज होता है ना, तो ऐसे समय में धर्म बहुत था, लोग धर्म को मानते थे, प्रकृति की पूजा करते, जैसे पेड़ की पूजा करना या अग्नि की पूजा करना, इस प्रकार की पूजा करते थे राजविहीन समाज में। लोग जादू टोना टोटका इस प्रकार की चीजों को खूब करते थे। धार्मिक मान्यताएं राजविहीन समाज में खूब थी। बाहरी प्रभाव नहीं होता था। भाई जब राजविहीन समाज था, तो जब तक कोई बाहर सी चीज नहीं थी, तब तक समाज नहीं बदला था। भाई राजविहीन समाज का मतलब क्या है कि जब लोग जंगलों में रहते थे, जब लोग जंगलों में निवास करते थे और जंगलों में जानवर को मार करके खा लेते थे, तो तब तक समाज में ना तो पढ़ाई थी, ना तो लिखाई थी, ना तो व्यापार था, ये सब कुछ भी नहीं होता था। राजविहीन समाज में धीरे धीरे जैसे ये लोग पढ़ते गए, बढ़ते गए, वैसे वैसे समाज का निर्माण हुआ ना। तो राजविहीन समाज जो था, वो कह सकते एक प्रकार से अनपढ़ समाज था। वो पढ़ा लिखा नहीं था, एजुकेटेड नहीं था, ना समाज से जुड़ा हुआ था। ठीक है, उस समय तो ना राजा महाराजा होते थे, न नियम कानून होता था। यही है भाई मेरे
राज्य विहीन समाज। और इस टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेगा ही मिलेगा, याद रखिएगा मेरी बात को। इसका निष्कर्ष कैसे लिखोगे? भारत में राज्य विहीन समाज मुख्यतः आदिवासी और ग्रामीण समुदाय में पाया जाता है। भारत में पुराने टाइम में अगर आप देखोगे, पूरी दुनिया में देखोगे कि जब मनुष्य जंगलों में रहता था तो उस समय कोई राज्य नहीं होता, राजा महाराजा नहीं होते थे, उसी को हम लोग बोलते भाई मेरे राज्य विहीन समाज। भारत में राज्य विहीन समाज ये है। और एक क्वेश्चन और पूछेगा कि राज्य समाज क्या है? राज्य समाज मतलब समझते हो कि जब राजा महाराजा आ गए उस समय समाज बदल गया, जैसे आज का समाज है उसी प्रकार का है। तो भारत में इस टाइप का क्वेश्चन भाई मेरे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं आपको करवा रहा हूं, इस टाइप के क्वेश्चन अब भारत में राज्य विहीन समाज, या कई बार क्वेश्चन पूछेगा भारत में राज्य समाज जब पूछेगा या राज्य रहित समाज पूछेगा तो इसी टाइप के क्वेश्चन इसको समझ करके आप आसानी से लिख सकते हैं, और क्वेश्चन इस टाइप के आएगा ही आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बता। अगला जो हमारा क्वेश्चन रहेगा भाई मेरे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी रहेगा, भारत को एकीकृत करने वाली मुख्य शक्तियां कौन कौन सी हैं? एकीकृत मतलब जोड़ना। भाई ऐसे कौन कौन सी चीजें हैं जिन्होंने हमारे देश को जोड़ करके रखा है, एकजुट करके रखा है? तो भाई भारत में अगर आप देखोगे तो भाई मेरे सबकी अलग अलग भाषा है, सबका अलग अलग धर्म है, सबकी अलग अलग परंपरा है, सबका अलग अलग रीति रिवाज है, फिर भी अगर आप देखोगे कि हम सभी लोग मिलजुल करके रहते हैं। फिर भी हमारे देश में देखोगे हजारों वर्षों से लोग सामाजिक रूप से क्या है, एक दूसरे से जुड़े हैं। तो भारत को एकीकृत करने में यानी इंटैक्ट रखने में, या कह सकते हैं भारत को एकजुट रखने में ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जिनका महत्वपूर्ण योगदान है? तो क्या है भाई मेरे? भौगोलिक एकता। भारत में कह सकते हैं लोग भौगोलिक रूप से एक हैं। भारत एक विशाल देश है, और देखोगे एक तरफ हमारा जो देश है हिमालय से घिरा हुआ है, चारों ओर प्रकृति है, पर्वत है, पहाड़ हैं, ठीक है। भारत में नदियां हैं, मैदान है। भारत में अगर आप देखोगे तो हमारे यहाँ पर नदी भी है, मैदान भी है, समुद्र भी है, पहाड़ भी है। तो भारत की जो जलवायु है उसमें बहुत ज्यादा अलग अलगपन है। तो भारत को जोड़ने में जो सबसे बड़ी शक्ति है भौगोलिक एकता है। ज्योग्राफी कंडीशन जो है जिसको बोलते हैं, भौगोलिक आधार पर जो है भारत बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ है। एक तरफ हिमालय है, तीन तरफ से भाई मेरे समुद्र से भारत हमारा देश घिरा हुआ है। भारत में नदियां हैं, मैदान है, पठार हैं, ठीक है। यानी भौगोलिक एकता भी जो है वो हमारे देश को जोड़े रखने में इसका क्या है, बहुत बड़ा योगदान है। अगला ऐतिहासिक और सांस्कृतिक परंपरा। भाई मेरे भारत की सभ्यता संस्कृति जो है बहुत पुरानी है, और हमारी सभ्यता संस्कृति जो है वो भारत को एकजुट करने में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। भारत में कह सकते हैं भारत जो है वो सिंधु सभ्यता से शुरू होता है, वैदिक काल, गुप्त काल, मौर्य काल, अंग्रेज आए, लेकिन फिर भी भारत जो है एकजुट रहा है। हमारे यहाँ पर देखो होगा भाई रामायण है, महाभारत है, पुराण है, गीता, उपनिषद है, इन सब ने कह सकते कि भारत को जोड़े रखने में बहुत ज्यादा। भारत में जाति व्यवस्था तो जरूर है, फिर भी भारत एकजुट है। भारत में तीज त्योहार सभी लोग एक जैसे मनाते हैं। भारत में हिंदू और मुसलमान सभी रहते हैं, लेकिन फिर भी भारत जो है जुड़ा हुआ है, क्योंकि भारतीय जो संस्कृति परंपरा है वो बहुत महान है। ये भी यानी कह सकते हैं चीजें भारतीय, कह सकते हैं कि भारत को एकीकृत करने में बहुत महत्वपूर्ण है। धर्म और अध्यात्म। भारत में अगर आप देखोगे तो हम लोग क्या बोलते भाई, वसुधैव कुटुंबकम। वसुधैव कुटुंबकम यानी पूरी दुनिया को अपना परिवार मानो, सर्वभाव संभाव, सभी धर्मों को समान मानो। इस प्रकार के विचार भाई मेरे भारत को एकजुट रखने में बहुत महत्वपूर्ण है। भारत में हिंदू भी रहता है, बौद्ध भी रहता है, जैन भी रहते हैं, सिख भी रहते हैं, फिर भी सभी लोग एकजुट होकर के भारत में रहते हैं। भारत की एकता संस्कृति का बहुत बड़ा प्रतीक है। भारत में अलग अलग भाषा के लोग रहते हैं। आप सबको पता होगा कि हमारे देश में भाई मेरे बहुत सारी भाषाएं हैं। हमारे देश में संस्कृत है, हिंदी है, मैथिली है, मराठी है, तमिल है, तेलुगु है, कन्नड़ है, मलयालम है। फिर भी अगर आप देखोगे तो भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता मिली है। ये भी कह सकते कि ये चीजें भी भारत को एकजुट करने में बहुत ज्यादा। देखो भारत में अलग अलग भाषाएं तो जरूर हैं, सब अलग अलग भाषा बोलते तो जरूर हैं, लेकिन फिर भी भारत में जो लोग हैं एकजुट होकर के रहे, एकीकृत होकर के रहते ना भाई। अलग अलग भाषा है, अलग अलग सबका पहनावा है, अलग अलग कल्चर है, फिर भी हम लोग एकजुट रहते ना। अगला क्या, राजनीतिक एकता। देखो हमारा देश भाई मेरे 1947 में आजाद हुआ, तब से हमारा देश एक गणराज्य बना। भारत में अगर आप देखोगे 28 राज्य जरूर हैं, लेकिन सभी एक साथ मिलजुल करके रहते हैं। भारतीय संविधान भाई सबको बराबर मानता है,
भारतीय संविधान में सबको वोट डालने का अधिकार है, भारत में न्यायपालिका सबको न्याय देती है, इसलिए भी कह सकते भारत जो एकजुट है। अगर आप सबको पता कि सरदार पटेल ने कह सकते जब हमारा देश आजाद हुआ उस समय भारत को एकजुट रखने में सबसे बड़ी भूमिका है। भारत की राष्ट्रीय एकता और राष्ट्रवाद कह सकते भारत को एकजुट करने में सबसे बड़ा योगदान है। जब हमारा देश आजाद हुआ, स्वतंत्रता संग्राम के लोगों ने भारत में राष्ट्रीय एकता देशभक्ति का बीज भरा, जिसे भारत के लोगों में एकता की भावना है। आज हमारा जो तिरंगा है, राष्ट्रगान है, सभी लोग इसके सामने अपना रिस्पेक्ट रखते हैं, इसको मानते हैं। आज भारत में राष्ट्रीय पर्व 26 जनवरी 15 अगस्त है। भारत में खेल और वैज्ञानिक है। भारत के जो लोग हैं अपनी सभ्यता संस्कृति पर बहुत गर्व करते हैं। यही कारण है कि भारत की जो एकता अखंडता है आज बनी हुई है। आर्थिक एकीकरण, भारत में बाजार एक जैसा है, आने जाने के लिए परिवहन है, प्रसार है। भारत में उद्योग धंधे एक जैसे हैं। अगर देखो हमारी सरकार जीएसटी लेकर के आई है। भारत में सड़कें और रेलवे नेटवर्क ऐसा है जो लोगों को एकजुट जोड़ने में बहुत ज्यादा मददगार है। ठीक है, आर्थिक आर्थिक कर एक आर्थिक आधार पर भी लोग कह सकते हैं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सामाजिक संस्थाएं और विवाह संस्था, भारत में भाई मेरे लोग परिवार, विवाह, रिश्तेदारी ऐसे हैं कि लोग एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। भारत में अगर आप देखोगे तो विवाह एक ऐसी परंपरा है जो लंबे समय तक लोगों को जोड़े रखती है। परिवार है, रिश्तेदारी है। तो भारत के जो लोग हैं सामाजिक सांस्कृतिक रूप से भी एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। भारत जो है भाई मेरे निष्कर्ष कैसे लिखोगे, भारत बहुत ज्यादा विविधता का देश है। भारत में सबकी संस्कृति, कल्चर, खान पान, पहनावा अलग है, फिर भी भारत के लोग एक साथ रहते हैं, एक दूसरे से मिलजुल करके रहते हैं। सबकी भाषा अलग जरूर है लेकिन सभी लोगों में एकता के जो भाव है वो रखते हैं। भारत का राष्ट्रीय आंदोलन जो है लोगों ने एक साथ मिलकर के लड़ा है, इसलिए भारत को एकजुट रखने में भारत के सभी नागरिकों का अमूल्य योगदान है। समझ रहे हैं? तो भारत को एकीकृत रखने में कई सारी चीजें हैं। हमारा ज्योग्राफी कंडीशन, भौगोलिक आकृति, हमारा सभ्यता संस्कृति, हमारा कल्चर, हमारा धर्म, ये सारी चीजें जो है कह सकते हैं कि भारत को एकीकृत यानी एकजुट रखने में ये बहुत बड़ा योगदान दे रही हैं। और इस टाइप का क्वेश्चन भाई मेरे एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा कि भारत को एकीकृत करने वाली मुख्य शक्तियां कौन कौन सी हैं और भारत के एकीकृत जोड़ने में शक्तियों का नाम बताइए। ठीक है, जितने क्वेश्चन बता रहा हूं इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बताता हूं। अगला जो हमारा चैप्टर रहेगा, चैप्टर नंबर 4 क्या रहेगा, भारत के गांव। भाई भारत के गांव कैसे हैं, किस प्रकार से हैं। जैसे अगर मैं एग्जाम की बात करूं तो एग्जाम में आपको एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। कौन सा क्वेश्चन, जैसे किस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा कि गांव एक सामाजिक इकाई के रूप में कैसे हैं। अगर आप लोगों गांव को देखोगे तो हमारे गांव का जो समाज है कैसा समाज है भाई, जाति व्यवस्था में बटा हुआ समाज। सबको पता ना भाई गांव में तो जाति, वो तो जाति हर जगह है, जाति व्यवस्था और नातीदारी में बटा। नातीदारी मतलब भाई मेरे रिश्तेदारी, समझ रहे। तो यानी गांव, जो गांव है वो किस रूप में बटे हुए। गांव एक सामाजिक इकाई के रूप में कैसे क्वेश्चन आ सकता है, गांव एक आर्थिक इकाई के रूप में कैसे हैं, और गांव एक राजनीतिक इकाई के रूप में कैसे हैं। इस टाइप का कह सकता हूं एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आपको इस चैप्टर से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। देखो गांव सामाजिक इकाई यानी भाई गांव जो होता है यानी जो विलेजेज है भारत में, जो गांव है वहां का समाज कैसा है। तो भाई गांव का जो समाज है उसकी अगर बात करूं तो जाति के आधार पर गांव है। अगर आप देखेंगे तो गांव में भाई जाति के आधार पर ही ज्यादा चीज होती है। कह सकते हैं कि जाति के आधार पर भाई मेरे गांव में गली मोहल्ले भी बने हुए हैं। अगर आप देखोगे अलग अलग जो जातियां होती हैं उनके अगर आप देखेंगे तो गांव में कुछ मोहल्ले फिक्स हैं, बने होंगे, समझ गए। या जैसे गांव में अगर गांव का जो समाज है नातेदारी, नातेदारी मीन्स होता है रिश्तेदारी पर संबंधित है। गांव की अर्थव्यवस्था, राजनीति, धर्म आसपास ही क्या था पूरा संगठित होता है। लोगों का सामाजिक जीवन अधिकतर उनके गांव तक सीमित है। अगर आप देखोगे गांव का जो पूरा समाज है, गांव के लोग जो है बाहर लोगों पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट नहीं है, कह सकते हो बहुत आश्रित नहीं है। ठीक है, तो कह सकते हैं गांव के जो लोग हैं कह सकते हो कि अधिकतर गांव के लोगों का जो जीवन है कह सकते हो भाई गांव में ही पूरा हो जाता है। यानी कहने उनको खाने पीने बाकी जो उनका जो भी उनकी जरूरत की चीजें हैं वो भाई मेरे गांव में ही मिल जाती है। गांव तक, गांव के लोगों का जीवन भाई मेरे गांव तक ही सीमित है। उनकी रोजी रोटी और उनका ग्रामीण जीवन का वातावरण संसाधन आसपास पूरा, यानी गांव के लोगों की कह सकते हो कि रोजी रोटी हो, भाई खेतों में काम कर लेते हैं। उनका जो पूरा लाइफ है वो कह सकते हैं कि
या जो उनकी जरूरत की चीजें हैं गांव के आसपास ही इलाके में क्या हो जाती पूरी हो जाती हैं। इसलिए गांव इस तरह प्रतिष्ठित और व्यक्तिगत पहचान का बिंदु है। यानी कह सकते हैं गांव, देखो गांव का जो समाज है कह सकते हैं उसकी जो जरूरत है वो कह सकते हैं भाई मेरे गांव में ही पूरी हो जा रही है। गांव में कह सकते हैं खेती हो रही है बड़े लेवल पर, या गांव में कह सकते हैं कि अलग अलग जैसे बर्तन बनाने वाले हैं कुम्हार जाति के लोग हैं, या कहिए लकड़ी का सामान काम करने वाले हैं, लोहे का काम करने वाले हैं, धातु का काम करने वाले हैं, यानी हर काम करने वाला जो व्यक्ति है वो कह सकते हैं हर गांव में रह रहा है। एक गांव में कैसा एक गांव का जो समाज है वो कह सकते हैं कि विविधतापूर्ण समाज है। उसमें हर जाति के लोग हैं, हर वर्ग के लोग हैं, और गांव के लोगों की जो जरूरत है वो भाई मेरे गांव में ही पूरी हो जा रही है। ठीक है। जाति वर्ग या अस्थानीयता ग्रामीण वासियों की पहचान है। गांव के लोगों की पहचान क्या जाति होती है। जाति के आधार पर कह सकते हैं गांव बटे हुए हैं। वर्ग यानी क्लास के आधार पर भी देखोगे ना तो हमें भाई गांव में भी अमीरी और गरीबी आपको खूब देखने को मिलेगी। देखोगे तो भाई कोई बहुत ज्यादा अमीर है, कोई गरीब है, ये भी होता है। सामान्य समय में गांव एक अलग इकाई नहीं बल्कि मेले पर उत्सव में गांव में बहुत संसार जुड़ना आवश्यक है। करें कि गांव एक अलग नहीं, अलग हम गांव को ऐसे नहीं समझ सकते कि गांव भाई बिल्कुल डिफरेंट है, कनेक्टेड नहीं है। लेकिन जैसे जैसे कोई मेला होगा या कोई पर्व होगा या कोई त्योहार व्योहार होगा तो बाकी लोग भी कह सकते हैं कि गांव से जुड़ते हैं, यानी उसका गांव का जो संसार है वो बहुत बड़ा है। ठीक है। उत्तर भारत की अगर हम बात करें, उत्तर भारत में हो सकता है जैसे यूपी है, बिहार है, हरियाणा, पंजाब है, दिल्ली, राजस्थान है, इन इलाकों हम कह सकते हैं उत्तर भारत के इलाके। उत्तर भारत के इलाकों में अगर आप देखोगे गांव के बाहर विवाह परंपरा की शादी, आपको पता होगा ना कि भाई हमारे यहाँ पर जो शादी होती है एक गांव की लड़की की शादी भैया दूसरे गांव में होती है, उसी गांव में नहीं करते ना, यानी दूर गांव में करते हैं, समझ रहे हो। ये आपको देखने को मिलेगा। यानी एक गांव का जो रिश्ता है, जैसे मान लो भाई एक लड़की थी उसकी शादी किसी दूसरे गांव में कर दी तो भाई उस गांव का रिश्ता दूसरे गांव से क्या हो गया, जुड़ गया। इस प्रकार से यानी कह सकते गांव में विवाह जो परंपरा है, उस गांव में जो विवाह परंपरा यानी गांव में भाई मेरे जो शादियां हो रही हैं वो कैसे शादी होगी उसका ये इन्होंने कहा कि भाई दूसरे गांव में करेंगे। श्रीनिवास के अनुसार गांव के अपमान का बदला व्यक्ति की पत्नी और उसके परिवार के अपमान के रूप में लेना पड़ता। करें भाई गांव में अगर किसी व्यक्ति की कोई कोई इंसल्ट कर देता, कोई बेइज्जती कर देता है तो गांव के लोग ना उसकी पत्नी से जाकर उसके परिवार से बदला भी लेते हैं। तो गांव में बदला लेने की भावना भी आपको दिखाई देगी। देखा होगा ना गांव देहात में होता भाई बदले की भावना होती है कि इन्होंने मेरे भाई को जान से मार दिया, अब इनके भाई को हम जान से मार देंगे या इनके परिवार को मार देंगे। इस प्रकार से यानी गांव में क्या है, बदले की भावना भी लोगों में रहती है। एक स्टडी में पता चला है, ये अध्ययन किसने किया था, एन श्रीनिवास ने किया है और कहते हैं कि अंतरजाति और अंतरजाति संबंध में एकजुटता यानी गांव में एक प्रकार से अंतरजाति है। गांव में अगर आप देखोगे तो भाई मेरे हर कोई व्यक्ति अपनी जाति में शादी करता है, हर किसी का खाना पीना यानी जैसे अपनी जाति में ही करेगा, जिस जाति की लड़की उसी जाति में होगी, ये भी होगा। दूसरा क्या है कि एक ये सेम गांव में शादी नहीं की जाती है, समझ रहे हो, दूसरे गांव में शादी की करी जाती है। ये भी गांव में अगर आप इस व्यवस्था को दिखाई देंगे आपको देखने को मिलता होगा ना गांव में, ये आपको भी देख नहीं गांव के लोगों के जो सोचने और समझने के जो तरीके हैं वो बड़े पैमाने पर कह सकते हैं हमें भिन्न दिखाई देते हैं। अगर मैं गांव के लोगों, गांव जो है भाई मेरे वंश के आधार पर, जाति के आधार पर, वर्ग के आधार पर अलग है। यानी गांव कह सकते हैं जातियों में बटाए हुए गांव है। अगर आप देखोगे तो भाई हमारे गांव में हर जाति का लोग, जैसे कुम्हार जाति है, लुहार जाति है, कोई भी ब्राह्मण है, बनिया है, वैसे हैं, गांव में आपको सब मिले देंगे। ठीक है। और उनके क्या होंगे भाई मेरे गली मोहल्ले भी होते हैं, देखा होगा ना उनका अलग अलग मोहल्ले होते हैं ब्राह्मणों के या अन्य जो जातियां होती हैं उनके होते हैं। ठीक है। और गांव में एक अलग व्यवस्था है, रीति रिवाज परंपराएं भी गांव में जो लोग हैं सामूहिक मनाते हैं। देखा होगा ना कि जैसे कोई शादी है, ब्याह है, कोई पार्टी है, कोई भाई तीज त्योहार है, तो एक भी आपको देखने को मिलेगा कि गांव के जो लोग हैं वो जैसे तीज त्योहार, कोई फेस्टिवल वेस्टिवल मनाना है तो भाई एक होकर के मनाते हैं। ये एकता कह सकते हैं गांव के लोगों में क्या दिखाती है, आपसी सहयोग को दिखाती है। भाई वो एक दूसरे को कितना सहयोग करें, कितना सपोर्ट कर रहे हैं। जैसे श्रीनिवास दुबे, एक सारे लोग एक रिसर्च है, इन लोगों ने रिसर्च कर रखी, इन्होंने कहा कि गांव की एकता पर बल दिया है और कहा कि गांव में जो है वो एकता है। हम इस बात को कह रहे हैं भाई गांव जाति के आधार पर बटा हुआ, हम लोगों ने इस बात को कहा कि गांव जो है वो जातियों में बटा हुआ, लेकिन फिर भी ये लोग कह रहे हैं कि गांव जो है उस उन गांव में हम लोगों को क्या दिखाई देती है, एकता है, गांव एक है। ये कह रहे हैं ना
कि भौतिक आधार पर अगर हम बात करेंगे या सामाजिक आधार पर बात करेंगे तो गांव में हमें एकता भी देखने को मिलती है। ऐसा नहीं कि गांव में लोग एक दूसरे से मारने पीटने के लिए या गांव में कह सकते हैं जिस यानी गांव शहरों में हमें वो एकता नहीं दिखाई देगी, लेकिन आप कह सकते हैं कि गांव में जो है वो एकता हम लोगों को क्या है भाई मेरे देखने को मिलती है। एकता पारस्परिक है, कह सकते हैं गाँव की अगर मैं बात करूँ। गाँव में पहली बात क्या भाई जाति व्यवस्था है। जाति व्यवस्था का संजाल आपको दिखाई देगा। गाँव किस पर टिके हुए भई जाति के आधार पर। जाति के आधार पर गली, मोहल्ले ये सब गाँव में होंगे। दूसरा नातेदारी संजाल। नातेदारी संजाल का मतलब तो भाई मेरे रिश्तेदारी। दूसरा था रिश्तेदारी भी आपको देखो ना, गाँव में कह सकते हैं भाई समाज जो जातियों में बँटा हुआ है, गाँव में कह सकते हैं उच्च और निम्न जाति के लोग बँटे हुए हैं और उच्च और निम्न जाति के आधार पर भैया कह सकते हैं गाँव में सबका खाना-पीना, पहनावा, रीति-रिवाज इस आधार पर भी बँटे रहते हैं, गाँव की अगर बातें। तो गाँव में वर्ण भी है, वर्ण व्यवस्था भी अगर आप देखोगे, जैसे 3 वर्ण, ब्राह्मण अगर आप देखो गाँव में जो ब्राह्मण समाज के लोग हैं, पुजारी होते हैं, विद्वान-विद्वान होते हैं, पूजा-पाठ करने का काम करेंगे, जो क्षत्रिय होते हैं, योद्धा होते हैं या राजा-वाजा होते हैं, वैश्य समाज के लोग कह सकते हैं यानी जिसको बोलते हैं द्विज, यानी ये लोग क्या होते हैं व्यापार-व्यापार करते हैं और गाँव में जो चौथा वर्ण है शूद्र है, जो यानी कह सकते हैं वो लोग क्या करते हैं एक प्रकार से खेती करते हैं या इस कुछ लोगों को कह सकते हो अछूत भी कहा जाता है। पाँचों देखो एक बात बताऊँ, जो शूद्र हैं वो अछूत नहीं बल्कि जैसे कह सकते हैं खेती का काम करते हैं और हाथ के जो काम करने वाले काम वो शूद्र जाति के लोग करते थे, ठीक है? पाँचवाँ वर्ग कह सकते हैं गाँव में अछूत जाति के लोग हैं। अछूत यानी जिनको कह सकते हैं छुआ नहीं जाता था, इस प्रकार से गाँव में पहले भाई होता था, ठीक है? अगर हम लोग बात करें कि वो समाज कैसा है? गाँव में कह सकते हैं भाई कर्मकांड भी बहुत होते हैं। अगर आप देखो गाँव के लोग भाई झाड़-फूँक, टोना-टोटका, कर्मकांड भी अगर आप देखेंगे गाँव में देखूँगा। गाँव में अगर आप देखोगे एक चीज़ आपको दिखाई देगा, क्या दिखाई देगा भाई नातेदारी। क्या है नातेदारी, नातेदारी मीन्स होता है भाई मेरे रिश्तेदारी, ठीक है? गाँव में जैसे मैंने ज़िक्र किया ना कि भाई एक गाँव की लड़की की शादी दूसरे गाँव में की जाती है, उसी गाँव में नहीं की जाती है। दूसरा क्या दिखाई देगा? जाति व्यवस्था में भी है कि जिस जाति की लड़की है, उसी जाति का लड़का है। अब तो है दूसरी जाति में भी कर लेते हैं, लेकिन ये आपको दिखाई देगा, ठीक है? एक कर्मकांड भी हमको दिखाई देते हैं, जैसे कि हमने गाँव में ना उच्च ब्राह्मण वर्ग जैसे होते हैं, जबकि हरिजन को कह सकते हैं अधिकतर जैसे भूमिहीन आपको देखो आप देखोगे गाँव में जो वो जाति व्यवस्था उसमें क्या दिखाई देगा ब्राह्मण जो है उच्च वर्ग के हैं और दूसरा इन्होंने बात किया जैसे हरिजन की इन्होंने बात की कि ज़्यादातर लोग क्या होते हैं भूमिहीन हैं या मज़दूर के रूप में ये लोग क्या रहे हैं जीवन जी रहे हैं। ख़ास तौर से अगर आप देखोगे कि जो ख़ास तौर से दूसरी जातियाँ जैसे एससी हैं, एसटी हैं, ओबीसी हैं, अब तो कह सकते हैं इनके पास ज़मीनें हैं। ज़्यादातर अगर हम लोग बात करें जो हरिजन समाज है या कह सकते हैं एससी एसटी में जितने लोग हैं ख़ास तौर से, उनके पास ज़मीनें नहीं होती हैं और कह सकते हैं गाँव में जो ब्राह्मण है, वो कह सकते हैं उच्च जाति वर्ग में है। ठीक है? इसके विपरीत कह सकते हैं गाँव में हमें अमीर और गरीबी का जो भेदभाव है, वह भी हमें देखने को मिलता है। यानी अमीर और गरीब के आधार पर भी भेदभाव होता रहता है। गाँव लघु परंपरा और बृहत परंपरा क्या भाई गाँव की? गाँव की अगर मैं बात करूँ ना, तो गाँव का कोई भी धार्मिक अध्ययन में धुरी प्रक्रिया है। गाँव में अगर आप देखोगे जो परंपराएँ, जो रीति-रिवाज होते हैं बहुत बड़े-बड़े हो कभी-कभी देखोगे गाँव में कोई-कोई रीति-रिवाज है, फंक्शन है बहुत बड़ा होगा, कोई-कोई ब छोटा होता है। ये आपको दिखाई देगा। समझ रहे हो? कि जैसे मैंने बात की ना कि गाँव गाँव में अगर आप देखो भाई अंतर-जातीय विवाह आपको गाँव में देखने मिलता है। अंतर-जातीय मतलब जाति के अंदर विवाह। गाँव में आपको क्या मिलेगा भाई मेरे जाति अंतर विवाह यानी अपनी जाति में ही विवाह करना है। दूसरा है ग्राम बहिर्विवाह और पहली बात क्या होता भाई मेरे गाँव में अपनी जाति में शादी करना है, इसको बोलते हैं अंतर-जातीय विवाह और दूसरा होता भाई ग्राम बहिर्विवाह यानी गाँव के बाहर विवाह करना है। गाँव में नहीं करना है, भैया दूसरे गाँव में जाके शादी करना है। गाँव के बाहर संबंध का मतलब होता है कि उन क्षेत्रों में त्योहार और खास अवसरों पर यात्रा करना जहाँ पर नातेदारी तुम सबको पता होगा भाई हमारे मामा होते हैं या हमारे जो रिश्तेदार होते हैं। देखो आप देखो हमारे सबको पता है भाई हमारे यहाँ पर जो शादियाँ होती हैं, वो गाँव में सेम गाँव में तो होती नहीं, दूसरे कहीं गाँव में होती हैं। तो लोग क्या करते हैं इस बहाने भाई मेरे यात्रा भी कर लेते हैं अपने रिश्तेदार के यहाँ। देखते हो कोई मामी मामा के यहाँ जा रहा, कोई मौसी के यहाँ जा रहा, कोई नाना के यहाँ जा रहा, कोई जाते रहते हैं ना। तो इस बहाने कह सकते हैं भाई मेरे क्या है यात्रा भी हम लोगों के यहाँ होती रहती ना। तो 2 चीज़ है गाँव में। क्या मैंने बात किया जो लघु और बृहत की मैंने बात की कि भाई क्या है अंतर-जातीय विवाह, जाति के अंदर मैरिज होगी। दूसरा बात है कि गाँव के बाहर शादी होगी। ठीक है जी? गाँव का सामाजिक तंत्र जो है वो जाति के आधार पर यानी गाँव का जो पूरा समाज है किसके आधार पर चलता है? जी जाति के आधार पर। नातेदारी
शादी का मतलब यहाँ पर सामाजिक संबंध जुड़ना है, यानी यहाँ पर कहते हैं जो शादी है वो समाज से जुड़ी हुई शादी है, समझ रहे हो? ये करें कि समाज उस यानी उस कह सकते हैं जैसे मतलब ना कि भाई अगर शादी करनी है तो भाई जाति के अंदर शादी करनी है, गाँव से बाहर शादी करनी है, समझ रहे हो? ये यानी गाँव एक सामाजिक इकाई के रूप में हमें इस प्रकार से देखने को मिलते हैं, ठीक है? अंतरजातीय विवाह जैसे मान लो अपनी जाति में विवाह करना है, दूसरी जाति में विवाह नहीं करना है, भई अपनी अपने अपने गाँव की लड़की आपकी सारी बहनें होंगी, आपको अपने गाँव में शादी नहीं कर सकते बल्कि आपको दूसरे गाँव में जाकर के शादी करनी पड़ेगी। गाँव में आपको देखा होगा तो उच्च जाति और नीच जाति का भेदभाव खूब देखने को मिलेगा। गाँव में यह भी है ना कि भाई उनकी ऊँची जाति है और हमारी नीची जाति है, तो ऊँची और नीची जाति का भेदभाव भी कह सकते हैं हम लोगों को गाँव में यह भी देखने को काफ़ी हद तक मिलता है। ठीक है? और ये जैसे गाँव एक सामाजिक इकाई के रूप में कैसे हैं, ये क्वेश्चन आएगा तो आपको यही लिखना है। क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है भाई मेरे, गाँव एक आर्थिक इकाई के रूप में कैसे हैं? आर्थिक इकाई का मतलब होता है यानी गाँव जो है, वहाँ एक प्रकार से आर्थिक गतिविधियाँ कैसे थी? कहने का मतलब उनकी भाई रोजी-रोटी कैसे है? वो कहाँ से आजीविका कमाते हैं? ठीक है? रुपए पैसे कहाँ से पाते हैं और उनका जीवन किस प्रकार से चलता है? इसी को बोलते हैं आर्थिक इकाई। तो सबको पता है कि भाई मेरे जो भारत में जो गाँव है, वो आत्मनिर्भर हैं। पता है कि गाँव के लोगों की जो ज़रूरतें हैं वो गाँव में ही पूरी हो जाती हैं या कह सकते हो कि आस-पास के गाँव में ही पूरी हो जाती है। भारतीय गाँव जो है, वो आर्थिक रूप से यानी इकोनॉमिकल अगर आप देखोगे आत्मनिर्भर है भाई। उन्हें शहरों पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है? लंबे समय से। यहाँ तक कि कार्ल मार्क्स ने भारतीय गाँव को अलग तरह के गाँव की बात की है, ठीक है? यानी भारतीय जो गाँव है इस रूप में बहुत ज़्यादा विशिष्ट हैं कि भारतीय जो समाज है, वो बहुत सकारात्मक है, यानी गाँव के लोगों की जो ज़रूरतें हैं, वो गाँव में ही पूरी हो जा रही हैं। अंग्रेज़ों ने भी भारत के गाँव को आर्थिक रूप से स्वावलंबी थे, जो जजमानी पीढ़ी से जमींदार और किसानों के बीच आर्थिक लेन-देन पे आपको पता है कि हमारे यहाँ पर एक प्रकार से क्या होता है भाई जजमानी चलती। जजमानी का मतलब कह सकते हो कि जैसे जमींदार किसानों से खेती करवाते और जमींदार किसानों में एक प्रकार से संबंध होता था और एक प्रकार से गाँव की जो आर्थिक चीज़ें थी वो चलती रहती थी। अनाज और पैसे का लेन-देन कह सकते हो कि गाँव में चलता रहता। गाँव में कह सकते हैं कि आने-जाने की सुविधा नहीं थी, यातायात नहीं था। फिर भी कह सकते हैं कि भाई गाँव के लोगों का जो आर्थिक जीवन है, वो चलता रहता था। विलियम ने 1930 में पश्चिमी यूपी के करीमपुर अध्ययन में भारतीय गाँव में जाति समूह के सामाजिक संबंधों की बात की है। यानी कह सकते हैं गाँव में अगर आप देखोगे तो जजमानी व्यवस्था है। ये एक प्रकार से कह सकते हैं कि भारतीय गाँव में आपको दिखाई देगा कि जो जमींदार है, वो किसानों से खेती करवाते हैं और जमींदार और किसानों का इस प्रकार से कह सकते हैं कि हम लोगों को यहाँ पर संबंध देखने को मिलता है। यानी किसान और जमींदारों का संबंध हमें गाँव में देखने को मिलेगा। है ना कि पश्चिमी यूपी गाँव के अध्ययन करने से पता चला था कि गाँव में क्या है भाई जजमानी व्यवस्था एक याद रखिएगा जजमानी व्यवस्था में क्या है भाई गाँव के जो लोग हैं वो कह सकते हो कि जमींदार की जो खेत है उस पर काम करते हैं और उसी से उनकी रोजी-रोटी चल रही है अगर हम गाँव की बात करें। और भारत में जो गाँव है कहाँ है? वो उनका मुख्य काम है भाई खेती। खेती करने से उनका काम पूरा हो जा रहा है और हमारे गाँव जो है क्या है भाई एक प्रकार से आत्मनिर्भर हैं। गाँव के लोगों को कमाने के लिए बाहर नहीं पहले जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, इस बात को याद रखिएगा। गाँव के लोगों का जो काम है, वो गाँव में ही पूरा हो जाता था। और कह सकते हैं गाँव में आपको हर हर काम आपको मिल जाता था। जैसे कुम्हार जाति के लोग हैं बर्तन बना लेते थे, लुहार जाति के लोहे का काम करते थे, बढ़ई कह सकते हैं लकड़ी का काम करता था, धोबी कपड़े धो देता था। ये सिर्फ़ जाति सूचक शब्द से आप इसको मत समझिए, मैं समझाने का आपको प्रयास कर रहा हूँ, समझ रहे हो? तो ये समझाने के लिए बता रहा हूँ कि यानी एक-दूसरे के सपोर्ट से मदद से क्या होता था कि भाई सबके काम हो जाते थे। समझ रहे हो? ये गाँव में और व्यवसायी भी हमें गाँव में मिलते थे और पूंजीपति भी मिलते थे। तो गाँव का जो एक समाज है, जो एक वर्ग है, अगर हम आर्थिक लिहाज से बात करें, तो भाई सब एक क्या है, एक-दूसरे पर डिपेंडेंट हैं, निर्भर हैं। इस प्रकार से उनका क्या चीज़ें चलती थी। गाँव में बाहरी और संसार के बीच आर्थिक देखो गाँव का बाज़ार जो है पूंजीपतियों के बाज़ार से अलग है। गाँव के जो अगर हम मार्केट की बात करें, तो गाँव में क्या होता है भाई साप्ताहिक बाज़ार लगता है। तुम सबने देखा होगा कि हमारे यहाँ पर वीकली बाज़ार होता है। तुमने देखा होगा कि भाई मंडी लगती है तो सोमवार को लगती है, कहीं देखा होगा कि हफ्ते में 2 दिन लगती है। तो गाँव में अगर आप देखोगे जो मार्केट है वो साप्ताहिक बाज़ार है, जिसको हाट कहा जाता है। छोटे-मोटे जो बाज़ार उसको गाँव और गाँव और शहर को जोड़ने के लिए कह सकते हैं बाज़ार भी होते हैं। अगर आप देखो गाँव की जो चीज़ें होती हैं, गाँव में जो होता है, वो धीरे-धीरे आप देखोगे भाई शहर भी जाता है बिकने के लिए ना। भई गाँव गाँव में
गाँव में जो कुछ हो रहा हो बिकने के लिए कहाँ जाता है? शहर में जाता है। इसलिए कह सकते हैं गाँव और शहरों का संपर्क भी होता है। जैसे चाँदी, सोना जो शादी में गाँव भारत में आवश्यक है और कह सकते हैं वार्षिक ऊँट और मेले में ग्रामीण बाजार का उदाहरण है। कह सकते हैं कि गाँव-वाँव में भाई मेरे मेले भी लगते हैं, जहाँ पर एक बड़ा बाजार लगता है, एक बड़ा मार्केट लगता है और गाँव में हम लोगों ने बात किया कि गाँव में जो मार्केट है कैसा होता है भाई साप्ताहिक बाजार, वीकली बाजार होता है, हफ्ते-हफ्ते में मार्केट लगती है, समझ रहे हो? जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि भाई मंडी लगती है, कहीं-कहीं बुधवार को लगती है, कहीं हो सकता है कि हफ्ते में 2 दिन लगती है, जैसे सोमवार, मंगलवार, जैसे तो सोमवार, शुक्रवार, कहीं-कहीं पर हो सकता है कि वो बृहस्पतिवार को लगता हो मार्केट, समझ लो? साप्ताहिक बाजार जो होते हैं, वहाँ पर क्या कर की जाती है कि एक प्रकार से लगभग पूरा जैसे खाने-पीने की हो गया और सब्ज़ी-वब्ज़ी हो गई, इस प्रकार की चीज़ें बिकती हैं। गाँव में अगर आप देखेंगे तो भाई पशुओं का मेला भी लगता है क्योंकि गाँव के लोग ज़्यादातर है भाई खेती करते हैं और दूसरा क्या है पशुओं पर निर्भर रहते हैं। जैसे एक गाँव में गाँव का देखोगे जैसे पशु का मेला लगा हुआ है, यानी जानवरों को यहाँ पर मेले में लाकर के लोग खरीदते हैं। क्योंकि गाँव के लोग जो कह सकते हैं एक प्रकार से भाई खाने-पीने के लिए उनको जो ज़रूरत है पशुओं से पूरी होती है, दूसरा वो खेती करते हैं। इसी से उनकी जो चीज़ें पूरा होती हैं। जाति के आधार पर गाँव में अगर हम लोग बात करें कुछ खास काम कर सकते हैं। जैसे कुम्हार जाति के लोग ही बर्तन बना सकते हैं, लुहार जाति के लोग ही लोहे का काम बना सकते हैं। इसी तरह अन्य भी। यानी गाँव में अगर आप देखोगे तो हर जाति और जो हर वर्ग के लोग थे उनके लिए काम बँटे हुए थे। तो भी काम को लेकर के मारा-मारी नहीं है। गाँव में अगर आप देखोगे यही बात मैंने बोली ना भाई कुम्हार जाति के लोग ही कह सकते हैं मिट्टी का बर्तन बनाते थे गाँव में। तो इन इन लोगों को कह सकते हैं बर्तन बनाने का काम मिल गया। लुहार जाति के जो लोग थे, वो कह सकते हैं लोहे का काम करते थे, इनको लोहे का काम है। सभी कामगार और सेवा देने वाली जाति एक गाँव में नहीं रहती थी, बल्कि छोटे बसावट यानी ये लोग अलग-अलग गाँव में अगर बात करें तो गाँव में अन्य लोग भी रहते थे, जैसे नाई रहते थे, पुजारी रहते थे, डॉक्टर रहते थे। तो एक-दूसरे के साथ कह सकते हैं इनकी जो ज़रूरतें हैं, जो आवश्यकताएँ हैं, गाँव के लोगों की क्या हो जाती थी भाई मेरे, पूरी हो जाती थी। समझ रहे हो? जब पूंजीवादी व्यवस्था आई, तब कह सकते हैं गाँव जो है एक बड़े बाजार के रूप में जुड़ा। अलग-अलग गाँव का आर्थिक विस्तार अब थोड़ा अलग हुआ। अब देखोगे तो गाँव में भी भाई धीरे-धीरे शहर बन गए या शहरों की तरह होते चले जा रहे हैं। ठीक है? जैसे एक कह सकते हो एक एक विद्वान ने कहा कि भारतीय गाँव जो हैं, गाँव गाँव का पहला संपूर्ण अध्ययन उसने किया है। उसने बताया कि भारतीय ग्रामीण जीवन जो बदल रहे हैं, जो परिवर्तित हो रहे हैं, उनका आर्थिक संबंध सामाजिक समूहों जैसे धोबी के लिए यानी भारत में जो गाँव हैं, वहाँ पर जो जाति है, वो आर्थिक रूप से भी जुड़ी है। भारत में एक एक चीज़ हमने बात की हम लोगों ने बात की, समाज में बात की, समाज में जाति है। तो जाति के आधार पर कह सकते हैं लोगों को काम भी मिल रहा था। मैंने बोला ना कि भाई कुम्हार जाति का लोग है तो बर्तन बना ले रहे हैं, लुहार जाति है तो मान लो लोहे का काम कर ले रहे हैं, धोबी है तो भाई कपड़ा धो ले रहा है। तो इसके आधार पर क्या है उसको काम भी मिल रहा है। ठीक है? यानी गाँव में उसकी रोज़ी-रोटी भी पूरी हो जा रही है। उसको कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है? जैसे जैसे ब्राह्मण, पुजारी, नाई, कुम्हार, बढ़ई, धोबी, सफाई करने वाली जाति, ठीक है? ये सारे लोग कह सकते हैं एक-दूसरे को मदद भी कर रहे हैं। जैसे व्यापारी हैं, किसान हैं, ये एक एक-दूसरे के साथ कह सकते हैं जुड़े हुए हैं और कह सकते हैं ये लोग दोनों लोग क्या हैं, जुड़ करके काम कर रहे हैं। समझ रहे हो? ये दोनों लोग आपस में जुड़े हैं और इस प्रकार से कहते हैं गाँव जो है वो आर्थिक इकाई के रूप में चल रहा है। गाँव की अगर हम लोग बात करें तो गाँव में ज़मींदारी व्यवस्था भी है। कि भाई जो खेत है वो सारे ज़मींदार के हैं और बाकी जो अन्य लोग हैं, वो कह सकते हो कि ज़मींदार के खेत पर भाई खेती करते हैं और बाकी लोग किसान के रूप में जीवन यापन कर रहे हैं। ठीक है? अब तो बात करेंगे अब तो गाँव में भाई बिजली भी पहुँच गई है और बाकी सुविधाएँ भी आजकल तो गाँव में पहुँच रही है। देख रहे हो? अब तो गाँव कह सकते हैं हम बड़े विकसित गाँव हो रहे हैं। हम निष्कर्ष में ये कह सकते हैं कि अंग्रेजों के समय जो भारतीय गाँव थे, वह स्वावलंबी नहीं थे, बल्कि कह सकते हैं भारतीय गाँव जो रहे, वो भाई बहुत ज़्यादा आत्मनिर्भर हैं, ठीक है? उनको कह सकते हो कि बाहर की चीज़ों की आवश्यकता नहीं है, उनको बाहर मार्केट की ज़रूरत नहीं है। गाँव के लोगों की जो रोज़ी-रोटी थी, वो गाँव में ही पूरी हो जा रही है। उनको कहीं बाहर कमाने के लिए और इस प्रकार के कामों को करने के लिए जाना नहीं पड़ता है। आज कह सकते हैं कि सरकार की तरफ से गाँव में भी कोऑपरेटिव बैंक, व्यावसायिक कृषि और अन्य प्रकार की जो तकनीक है, वो गाँव में भी पहुँच रही है। आज अगर हम लोग बात करें तो गाँव में जो महिलाएँ वो स्वयं सहायता समूह चला रही हैं या विकास के जो कार्यक्रम है कह सकते हो सरकार की तरफ से भारत के गाँव में पहुँच रहे हैं और आज़ादी के बाद कह सकते हैं भारत के जो गाँव हैं, वो आदर्श गाँव बन रहे हैं। अब तो कह सकते हो गाँव की जो अर्थव्यवस्था है, वो गाँव भी शहर की तरीके से ही बनते चले जा रहे हैं। लेकिन कह सकते हैं आर्थिक रूप से भारतीय जो गाँव रहे हैं, अब तो
अब तो कह सकते हैं गाँव भी भाई मेरे आत्मनिर्भर नहीं, अब आज तो गाँव के लोगों को आकर के शहर में नौकरी करनी पड़ रही है, पहले नहीं करनी पड़ती थी, क्योंकि पहले उनकी जो ज़रूरतें होती थी, गाँव में ही पूरा हो रही थी। तो ये आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा कि गाँव एक आर्थिक इकाई के रूप में कैसे हैं, समझ रहे हो? अब जितने मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ मोस्ट इम्पोर्टेंट आ सकते हैं, ठीक है? चलिए अगला चैप्टर बताता अगला जो हमारा चैप्टर रहेगा भाई मेरे, दूसरा चैप्टर क्या रहेगा? भारत एक उपनिवेश के रूप में बताओ। उपनिवेश मतलब समझते हो कि भाई मेरे जब हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम बना तब भारत क्या बन गया? ब्रिटेन का एक उपनिवेश बन गया। ब्रिटेन यानी इंग्लैंड का उपनिवेश बन गया। और उपनिवेशवादी कौन कौन से दृष्टिकोण है? क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। उपनिवेश के दौरान विभिन्न दृष्टिकोण को बताओ। जैसे भारतवादी दृष्टिकोण क्या? देखो, उपनिवेश का मतलब होता है कि भाई जब देश गुलाम हुआ, भारत जब गुलाम हुआ तो किसका गुलाम हुआ? अंग्रेजों का गुलाम। उपनिवेश मतलब कोलिज्म, यानी भारत जो है अंग्रेजों का गुलाम हुआ, उसी को लोग बोलते हैं भाई मेरे हम उपनिवेश। तो भारतवादी दृष्टिकोण क्या है? इसको सुनिएगा। भारतवादी दृष्टिकोण का मतलब होता कि बहुत सारे ऐसे अंग्रेज थे जिनका मानना मानना था कि भारत जो है, भारत में कई सारी समस्याएं हैं, ठीक है, जिनको हम लोग ठीक कर रहे हैं। भारतवादी दृष्टिकोण ऐसा है कि जो अंग्रेज थे जिनको लगता कि भारत की सभ्यता संस्कृति अच्छी है, थोड़ी बेहतर है, और उसमें हम लोग थोड़े बदलाव करके भारत के लोगों को थोड़ा और सभ्य बना देंगे। आप सबको पता है कि जब अंग्रेजों ने भारत को गुलाम बनाया और बाकी लोग पूछते थे भाई मेरे आप भारत को आजाद कर दो, गुलाम क्यों बना रखा है? तो अंग्रेज कहते थे भारत भारत के जो लोग हैं ना असभ्य हैं, गंवार हैं, हम लोग उनको सभ्य बना रहे हैं। अगर अंग्रेजों का तो यहां तक कहना कि अगर अंग्रेज भारत में नहीं आए होते तो भारत आज भी सपेरों का देश होता, मदारियों का देश होता। भारत में न तो साइंस थी, न तो विज्ञान था, न तो कला थी। अंग्रेजों का कहना थी हमने इनको दिया है। लेकिन भारतवादी दृष्टिकोण जो कहता है कि भारतवादी दृष्टिकोण में कुछ ऐसे अंग्रेज थे जिन्होंने कहा कि भारत में एक प्रकार से जो लोग हैं उनमें सोच थी, समझ थी, अध्यात्म था, इस मान को मानते हैं। भारतवादी जो दृष्टिकोण है मानता है कि भारत को अंग्रेजों ने सभ्य जरूर बनाया है, लेकिन उसके साथ साथ उसको लूटा भी है, उसको खसोटा भी है। एक ये कह सकते भारतवादी दृष्टिकोण बता रहा। औपनिवेशिक दृष्टिकोण क्या है? ऐसे औपनिवेशिक दृष्टिकोण का मतलब होता है कि ऐसे अंग्रेज जिनका मानना है कि भारत जो है वो भारत में हिंदू मुसलमान लड़ते रहते थे, राजा महाराजा भारतीय जनता का शोषण दमन करते थे, अंग्रेज नहीं आते तो भारत कह सकते हो भाई मेरे आज भी सपेरों का देश, मदारियों का देश बना होता। भारत में ना तो साइंस होती ना तो विज्ञान होता। अंग्रेजों ने आकर के भारतीय लोगों पर एहसान किया है। ये ऐसे लोग, ऐसे बहुत सारे अंग्रेजों का मानना है। बहुत सारे जो अंग्रेज हैं औपनिवेशिक दृष्टिकोण वाले मानते हैं कि अंग्रेजों ने आकर के भारत को बेहतर बनाया है। भारत में शिक्षा, रोजगार या रेलवे, बैंकिंग या जिसको हम तार बोलते हैं यानी डाक विभाग, इसका विस्तार किया है। भारत में कारखाने लगे हैं, भारत में प्रिंटिंग प्रेस लगी है, अखबार बनने लगा, ये अंग्रेजों ने दिया है। नहीं तो भारत बिल्कुल गंवार था, भारत के लोग गंवार थे। ये ऐसे अंग्रेज हैं जिनका मानना था कि भारत में कुछ नहीं था, भारत में सिर्फ हिंदू मुसलमान था और भारत के लोग हिंदू मुसलमान के नाम पर लड़ते रहते थे। अंग्रेजों ने आकर के भारतीय लोगों को सभ्य बनाया है। ये औपनिवेशिक दृष्टिकोण है। राष्ट्रवादी दृष्टिकोण क्या है? राष्ट्रवादी दृष्टिकोण का मानना है, देखो जब भाई ऐसे बहुत सारे अंग्रेज थे जिन्होंने कहा कि कई सारे अंग्रेजों ने कहा कि हम लोगों ने भारत को आकर के सभ्य बनाया है, भारत में सभ्यता संस्कृति इस प्रकार की चीजें नहीं थी। तो भारत के जो लोग थे उन्होंने कहा कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, हमारे यहाँ पर भाई मुगल काल, जैसे इन लोगों ने कहा कि जैसे भारत में मौर्य काल, गुप्त काल, भारत बहुत आगे था, गुप्त काल जो था भारत का या स्वर्ण काल है। तो राष्ट्रवादी ऐसे लोग हैं जिन्होंने जिन्होंने कह सकते हैं कि भारतीय सभ्यता संस्कृति का गुणगान किया। और अंग्रेजों ने जिस बात को कहा कि भारत में हिंदू मुसलमान के लोग मुसलमान के नाम पर लड़ते रहते थे, भारत का एक प्रकार से इंसल्ट करी, तो राष्ट्रवादी जो लोग दृष्टिकोण है भारत के लोग थे, उन्होंने कहा, मुकाबला किया कि भारत जो है वो पहले से अच्छा था, सभ्य था। अगर अंग्रेज नहीं होते तो भारत आज कहीं होता है। राष्ट्रवादी लोगों ने यहां तक कहा कि अंग्रेजों ने भारत का शोषण और दमन किया, अगर अंग्रेज भारत नहीं आए होते तो भारत आज विकसित राष्ट्रों में था, भारत कहीं भारत में क्रांति हो चुकी होती है, भारत में वैज्ञानिक क्रांति होती। लेकिन अंग्रेजों ने आकर के भारत का शोषण व दमन किया। इस बात को कौन कहता है? राष्ट्रवादी लोग कहते हैं।
औपनिवेशिक लोग यानी अंग्रेज हैं, जिन्होंने कहा कि भारत में कुछ नहीं था, हमने भारत को बहुत कुछ दिया है। और भारतवादी दृष्टिकोण क्या है कि ये भी अंग्रेज हैं, जिन्होंने कहा कि भारत में भाई मेरे कुछ था, हम लोगों ने उनको कुछ दिया है। तो एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, औपनिवेशिक उपनिवेशवाद के दौरान विभिन्न दृष्टिकोणों का कौन कौन सा उदय हुआ। उपनिवेशवाद का सिंपल सा मतलब होता कि जब अंग्रेजों ने हमारे देश को गुलाम बनाया है, उसी को बोलते भाई मेरे उपनिवेशवाद। और ये क्वेश्चन कह सकता हूं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। अगला जो हमारा क्वेश्चन है चैप्टर रहेगा भाई मेरे, चैप्टर नंबर 9 क्या रहेगा, परिवार और विवाह। क्योंकि परिवार और विवाह से कोई क्वेश्चन आएगा तो आप आराम से लिख पाएंगे। सबसे पहले मैं बताता हूं भाई विवाह क्या है। देखो भारत में भाई मेरे विवाह करने की एक उम्र बताई गई, सबको पता होगा कि लड़कियों की शादी 18 साल में की जाती है और लड़के की शादी 21 साल में की जाती है, कानूनी रूप से विवाह है। पहले भाई मेरे भारत में बाल विवाह होते थे, अब बाल विवाह नहीं होते हैं। दूसरा क्या, विवाह के कितने प्रकार हैं, विवाह के कुछ प्रकार। सबसे पहले तो भाई मेरे एकल विवाह। एकल विवाह मतलब समझता कि मतलब क्या होता कि एक लड़की की शादी एक लड़के से होती, इसी को हम लोग बोलते भाई एकल विवाह। और यह सबसे अच्छा विवाह माना जाता था, माना जाता है कि एक लड़की की शादी एक लड़के से होगी, यह एकल विवाह है। दूसरा क्या, दूसरा होता भाई मेरे बहु विवाह। बहु विवाह क्या होता कि एक लड़की कई लड़कों से शादी कर रही है या एक लड़का कई लड़कियों से शादी कर रहा है, बहु विवाह। यानी एक 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 लड़के की कई सारी पत्नियां हैं, बहु विवाह है। और एक लड़की की कई सारी पति हैं, एक ये बहु विवाह होता। विवाह में विवाह क्या है, विवाह भाई मेरे जाति के आधार पर हो। देखो ना भारत में अगर आप विवाह को देखोगे तो यह होता कि भाई आपको अपनी जाति में विवाह करना है, जाति के बाहर विवाह नहीं होता है। और जो विवाह होता है वो अपने गांव में नहीं होता है, गांव के बाहर विवाह किया जाता ना, कि भाई आप जिस गांव के हैं उस गांव की लड़की से विवाह नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपके गांव की जो लड़कियां वो आपकी बहन मानी जाती है। दूसरा विवाह में क्या है कि आपको अपनी जाति में ही विवाह करना है। दूसरा विवाह में कहता कि गोत्र को लड़के का अपने गोत्र के बाहर विवाह करना पड़ता। भाई मेरे जो लड़के का गोत्र है वो लड़की का गोत्र नहीं होना चाहिए। सेम गोत्र के लड़के लड़कियों में विवाह नहीं होता है, या भारत में विवाह को लेकर के मान्यता है। अगर मैं विवाह की बात करूं तो भारत में अगर विवाह में देखोगे पति पत्नी चुनने की कौन कौन सी पद्धतियां हैं। सबसे पहले अगर आप देखोगे तो भारत में ज्यादातर जो विवाह होते हैं भाई मेरे वो अरेंज मैरिज जिसको बोलते हैं, जिसमें माता पिता ही लड़के लड़कियों को चुनते हैं। जैसे लड़का होगा तो उसके लड़की चुन देगा, तो माता पिता विवाह में ज्यादातर भाई मेरे लड़के लड़की चुनते हैं। आजकल अगर आप देखोगे तो लड़के लड़कियां भी अपने लिए वर को चुन लेते हैं। एक तय किए ये होता है विवाह होता है, एक होता है तय किए गए विवाह। जिसे मान लो आपके पापा हैं तो आपके पापा ने आपकी शादी फिक्स कर दी, तो अरेंज मैरिज ना, इस प्रकार के खूब सारे विवाह होते हैं। आजकल तो भाई मेरे जो बच्चे हैं वो खुद ही अपने जीवन साथी को चुन ले रहे हैं, इस प्रकार का भी विवाह होता है। ठीक है, विवाह में अगर आप देखो कई प्रकार की क्या होती है भाई मेरे रस्में होती है ना। जैसे जब विवाह हो तो उसमें जैसे एक रस्म है भाई कन्यादान, ठीक है, कन्यादान है, विदाई है, सिंदूर है, ये लगाने के अलग अलग रस्में खास तौर से अगर आप देखोगे हमारे यहाँ पर विवाह के समय होती है। अगला भाई मेरे परिवार क्या है, परिवार क्या है भाई मेरे, जब एक लड़का एक लड़की शादी करते हैं और उनसे जब बच्चे का जन्म होता है तब उनका क्या होता है, एक परिवार बनता है, या इसी को हम परिवार कहते हैं। परिवार क्या है, परिवार तो भाई मेरे दो प्रकार का होता है, आप सुना होगा ना, एक संयुक्त परिवार। संयुक्त परिवार उसको बोलते हैं जिसमें दादा दादी मम्मी पापा और बच्चे रह रहे हैं, ये संयुक्त परिवार है। और एकल परिवार क्या होता है, एकल परिवार का मतलब होता है कि जिसमें पति पत्नी है और उनके बच्चे हैं, इसको एकल परिवार बोलते हैं। भाई मेरे परिवार जो है कह सकते हैं समाज की सबसे छोटी इकाई है। परिवार खास तौर से विवाह होने के बाद बनता है, होता नहीं। और एक चीज विवाह को और मैं आपको बता देता हूं कि भाई विवाह में अगर आप देखोगे तो कुछ देखो परिवार जो है वो खास तौर से भाई परिवार क्या होता है, परिवार तो खास तौर से जैसे मान लीजिए कि परिवार रक्त संबंध के आधार पर होता ना, कि जैसे आप जिस परिवार में जन्म लेंगे तो खून के आधार पर हो सकता है कि कोई आपका मम्मी हो जाएगा, कोई आपका पापा हो जाएगा, कोई आपकी दीदी हो जाएगी, कोई आपका दादा हो जाएगा। और परिवार में जो रिश्तेदारियां बनती हो किस आधार पर बनती हो सकता है, विवाह के बाद। जब विवाह होता तब भी तो हमारे कोई सास हो जाएगा, कोई ससुर हो जाएगा। तो भाई परिवार और विवाह को लेकर के मैं कह सकता हूं कि आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो खास तौर से विवाह वाला जो मैंने आपको बताया, इसको आप बताया है, इसको जरूर लिख करके आपको आना पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि परिवार और विवाह से भी कई बार इन लोगों ने क्वेश्चंस पूछे हैं और एग्जाम में आ चुका। अगला जो हमारा चैप्टर रहेगा भाई मेरे, चैप्टर नंबर 5वां का रहेगा
नगरीय भारत, नगर मतलब होता है भाई मेरे शहर। और लोग भाई भारत में लोग शहर क्यों बने हैं, शहर की तरफ लोग क्यों भाग रहे हैं, इसकी हम लोग बात करेंगे। देखो एक चीज बताऊं, जब भारत आजाद हुआ, अगर आप देखोगे जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ, उसके बाद भारत में भाई मेरे धीरे धीरे बहुत सारे नगर बनने लगे, शहर बनने लगे। शहरीकरण अगर आप देखोगे तो आजादी के बाद भाई मेरे बहुत तेजी से हुआ है। ठीक है, उससे पहले भारत में शहरों की संख्या बहुत कम थी। जैसे अगर आप शहरों को देखोगे, दिल्ली थे, मुंबई थे, कलकत्ता था, चेन्नई था, ये कुछ शायर कुछ खास शहर होते थे जो पारंपरिक शहर हम जिसको बोलते हैं ना, जैसे दिल्ली है, मुंबई है, कलकत्ता है, हैदराबाद है, ये कुछ खास शहर होते थे पुराने टाइम में, जहां पर कह सकते शहरों में, शहर क्यों थे, पारंपरिक शहरों में क्या था भाई मेरे, एक तो व्यापार होता था, क्या होता था, यहाँ पर व्यापार खूब होता था, ये ज्यादातर व्यापारी केंद्र होते थे, या ज्यादातर राजधानियां होती थी, यहाँ पर लोगों का आना जाना, व्यापारियों का आना जाना लगा रहता था, इसलिए शहरी अर्थव्यवस्था इसी प्रकार की होती थी। फिर भाई मेरे प्राचीन और मध्यकाल में देखोगे, जब भारत में कह सकते हैं कि मुगल आए और जब दिल्ली सल्तनत के लोग आए, तब भी अगर आप देखोगे तो भारत में शहरीकरण जो बहुत तेजी से हुआ, क्योंकि मुगल जो थे, या जो कह सकते हो कि दिल्ली सल्तनत के शासनकाल में अगर आप देखोगे, जैसे इस समय भी देखोगे तो शहरीकरण बहुत तेजी से हुआ। शहर क्यों बनते हैं, एक तो भाई मेरे शहरों में क्या है, व्यापार बहुत होता है, ठीक है। जैसे गांव जो होते थे, गांव से चीजें बन बन करके शहरों में जाती है, सबको पता होगा कि भाई गांव से दूध है, दही है, अनाज है, ये कहां जाता है, शहरों में जाता है। शहरों में तो व्यापारिक वर्ग है, दूसरा कारीगर वर्ग भी शहरों में खूब जाता है। जैसे शहरों में देखोगे ना, कारीगरी का काम भी होता है, जैसे लकड़ी का काम करने वाले हैं, कांच का काम करने वाले हैं, ठीक है, कढ़ाई का काम करने वाले हैं, नक्काशी का काम करने वाले हैं। तो शहरों में एक तो व्यापारिक वर्ग खूब होता है, दूसरा कारीगर वर्ग खूब होता है, और इसीलिए देखोगे शहरों की जो अर्थव्यवस्था है वो बहुत तेजी से बढ़ती है, शहर बहुत जल्दी जल्दी बनते चले जाते हैं। शहरों में दूसरी की तरफ भाई मेरे सुख सुविधाएं भी खूब होती है, देखोगे ना, बहुत सारे लोग भाई मेरे शहरों में इसलिए जा रहे हैं क्योंकि वहां पर सुख सुविधा है, वहां पर पानी है, बिजली है, सड़क है, मूलभूत जो सुविधाएं होती है शहरों में बहुत ज्यादा होती है। देखो एग्जाम में जब भी पूछे नगरीय या नगरीकरण का वर्ड पूछे, तो इसका मतलब होता भाई सिंपल सा कह रहा कि शहर के बारे में बताओ, ठीक है। तो आप देखोगे उपनिवेशवाद में जब भारत अंग्रेजों का गुलाम हुआ, तब अगर आप देखोगे तो भारत में कुछ खास शहर थे, जैसे मुंबई है, चेन्नई है, कलकत्ता है। उपनिवेशवाद का मतलब था कि जब हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम हुआ, उस समय देखोगे तो भारत में जो बहुत सारे शहर थे, उनमें व्यापारियों की स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो गई, क्योंकि अंग्रेज नहीं चाहते थे कि भारतीय भारतीय लोग व्यापार करें, बल्कि भाई मेरे अंग्रेज या ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करने लगी। तो भारत में ऐसे बहुत सारे शहर थे, धीरे धीरे उनकी वो डाउन मार गए, क्यों मार गए, क्योंकि अंग्रेज व्यापार करने लगे और उन शहरों में कमी आई। तो शहर जो होते हैं अगर आप बात करोगे तो शहर क्यों होता, नंबर वन व्यापारिक केंद्र बढ़ने से शहर बढ़ता है, शहर का विकास होता है। दूसरा शहरों में कौन होते हैं भाई मेरे, कारीगर समुदाय खूब आता है। और शहरों की अगर बात करें नगरों की बात करें, तो नगरों का जो विकास होता है गांव के कारण, भाई गांव में जो भी चीजें बनेगी, गांव में जो भी खेती का उत्पादन होगा, धीरे धीरे कहां आता है भाई मेरे, शहरों में आता है। दूसरा स्वतंत्र भारत में नगरीकरण, भाई जब हमारा देश 1947 को आजाद हुआ, 1947 में जब देश आजाद हुआ, उसके बाद अगर आप देखोगे तो भारत में जो शहर हैं वो तेजी से बने। जैसे अगर भारत में जब भारत हमारा देश आजाद हो, उसके बाद देखोगे जैसे लखनऊ है, पटना है, वाराणसी है, जयपुर है, जोधपुर है, शिमला है। तो भाई स्वतंत्रता के बाद अगर आप देखोगे तो भारत में जो शहर है, जो शहरीकरण है, वो बहुत तेजी से हुआ, क्योंकि आजादी के बाद अगर आप देखोगे तो भारत के ज्यादातर लोगों का मन यही था कि भाई शहर में चलते हैं, शहर में बसेंगे, नगर में जाएंगे, नगरीकरण या नगर मतलब शहर होता है। तो शहर में क्या है भाई, सुख सुविधा है, इसलिए लोग आते हैं ना, शहर में बिजली है, पानी है, सड़क है, शिक्षा है, एजुकेशन है, ये सारी चीजें शहर में है ना, इसलिए कह सकते हैं जो शहरीकरण है या नगरीकरण है वो धीरे धीरे क्या है, बहुत ज्यादा बढ़ता चला जाता है। जैसे इसमें क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, भारत में नगरीकरण के मुद्दे बताओ, कि भाई इसका नगरीकरण या शहर कह सकते हो, भारत जो शहर है उसमें कौन कौन से मुद्दे हैं। एक तो शहरों में जो मुद्दा है सबसे पहले क्या भाई मेरे कह सकते हो, रोजगार। भाई रोजगार के लोग शहरों में खूब आते हैं, आजकल तो भाई
शहरों वहरों में लोग क्यों जा रहे हैं भाई? नौकरी मिल जाएगी, रोजगार मिल जाएगा, तरक्की हो जाएगी। दूसरा, अगर अब लोग शहरों में क्यों आते हैं? जैसे शिक्षा के लिए। आप देखते हो हर आदमी भाई मेरे पढ़ाई लिखाई करने के लिए, शिक्षा करने के लिए खूब आता, देखते नहीं शहरों में आता है। दूसरा, शहरों की अगर बात करें, शहरों में क्या है भाई मेरे, यह चिकित्सा है, स्वास्थ्य सुविधाएं शहरों में बहुत ज्यादा। देखते नहीं कि आदमी ये कहता भाई शहर में रहेंगे तो तुरंत डॉक्टर मिल जाएगा, तुरंत हॉस्पिटल मिल जाएगा, गांव में कहां मिलेगा? इसलिए भी शहरीकरण के मुद्दे हैं। शहरों में भाई मेरे आजकल देखो प्रदूषण की समस्या है। शहरों में सुख सुविधाएं तो बहुत ज्यादा हैं, लेकिन दिक्कत क्या है कि यहाँ पर प्रदूषण है, पोल्यूशन है, शोर शराबा है। शहरों की जिंदगी जो है भाई मेरे भाग दौड़ भरी जिंदगी है। गांव की जिंदगी में कह सकते हो कि प्रॉब्लम तो है, आपको हो सकता है सुख सुविधा गांव में ना मिले, लेकिन शांति आपको कह सकता भाई मेरे खूब मिलेगी। भारत में नगर क्यों बने भाई? भारत में तो कह सकते आज लोग नौकरी की तलाश में आ रहे हैं, शहर बनते बनते चले जा रहे हैं। आज देखोगे भारत की ज्यादातर जो आबादी है धीरे धीरे शहरों की तरफ भाग रही है। इसलिए भाई मेरे भारत में नगरीकरण जो है तेजी से हो रहा। धीरे धीरे देखो शहर कितने बनते चले जा रहे हैं। शहर में बिजली है, पानी है, सड़क है, इसलिए भी देखोगे कि लोग शहरों में आ रहे हैं। बड़ी संख्या में कह सकते लोग जो हैं खेती को छोड़ करके या अपने गांव को छोड़ करके शहरों की तरफ बढ़ रहे हैं। इसलिए भी भारत में नगरीकरण जो है वो बहुत तेजी से हो रहा है। देखते नहीं है कि भाई हर कोई चाहता कि भाई शहर में रहूं ताकि मेरा बच्चा पढ़ जाए। शहर में इंग्लिश मीडियम स्कूल है, इसलिए लोग भारत में कह सकते हैं शहरों की तरफ जो है लोगों का जो पलायन है, आना है, वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है। सुख सुविधा की तलाश में मेडिकल स्वास्थ्य सुविधा मिल जाएगी, सड़क मिल जाएगी, बिजली मिल जाएगा, पानी मिल जाएगा, नौकरी चाकरी। आज देखते नहीं शहरीकरण दिल्ली में कितने लोग भाई मेरे, दिल्ली मुंबई देखो, खासतौर अगर मैं दिल्ली की बात करूं, दिल्ली में देखो कितनी तेजी से आबादी बढ़ रही है। क्योंकि जो लोग हैं गांव से निकल निकल करके शहरों में आकर के निवास कर रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है गांव में रहेंगे तो भाई मेरे आज इतनी महंगाई खाने भी ना मर जाएंगे। तो लोग शहर में आकर के थोड़ा उनको रोजगार मिल जाए, रोजी रोटी मिल जाए, कम से कम वो जीवित तो रहें। इसलिए कह सकते भारत में जो नगरीकरण है वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है। ठीक है, तो भारत में नगरीकरण को लेकर के, नगरीय भारत को लेकर के कन्फर्म क्वेश्चन आएगा। नगरीकरण क्या है? स्वतंत्रता से पहले जो भारत में नगर थे वो बहुत कम थे, वो सिर्फ व्यापार के कारण ही नगर बने थे। लेकिन जब भाई मेरे हमारा देश आजाद हुआ, स्वतंत्रता के बाद, आजादी के बाद कह सकते लोग सुख सुविधा के लिए नगरों में खूब आने लगे। और नगरीकरण के मुद्दे, भाई नगर में लोग क्यों आ रहे हैं? नगरीकरण में क्या क्या इशू हैं? तो बिजली की समस्या है, पानी की भी समस्या है, प्रदूषण की समस्या है, लोग रोजगार के लिए भाई शहरों में रहते हो ना। यही सब नगरीकरण वाला क्वेश्चन आपको एग्जाम में कन्फर्म आपको देखने मिलेगा, ये मैं आपको बताऊं। चलिए अगला चैप्टर बताता हूं, जो जो इंपॉर्टेंट है उन्हीं उन्हीं चैप्टरों को मैं आपको बताऊं।